बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सब दोस्त जो मेरी क्लास के स्टूडेंट हैं अपनी टीचर की शक्ल देख लें। मेरा नाम बिलाल अहमद है और मैं पिछले 22-24 साल से मतलब 2001 से 2 से हम ये काम कर रहे हैं मोबाइल रिपेयरिंग का, हार्डवेयर का भी और सॉफ्टवेयर का भी। और मैं बाकायदा पिछले तकरीबन 7-8 साल से मोबाइल रिपेयरिंग की ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ। इस वक्त मैं अपनी शॉप पर हूँ और इंशाल्लाह हमारी जो क्लासेस होंगी वो मोस्टली इधर ही हो सकेंगी। लाइव क्लास भी मैं कोशिश करूंगा वो इधर ही कंडक्ट हो जाए। ये मेरी शॉप है, यहाँ मैं बाकायदा काम भी करता हूँ और क्लासेस भी कभी कभी मैं इधर ही बनाता हूँ या फिर अपने सेंटर पे अपने घर पर बना लेता हूँ। तो अब मैं आपको अपने ये जो सेटअप है, थोड़ा सा जो ज़रूरी सामान है, टूल्स है, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, क्या क्या सामान होना चाहिए। जिन टूल्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो टूल्स आपके पास होना ज़रूरी है, उन टूल्स का मैं आपको इंट्रोडक्शन करा देता हूँ और इंशाल्लाह उन टूल्स को समझने के बाद आपके लिए इंशाल्लाह किसी भी तरह की मोबाइल रिपेयरिंग के फील्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ कि हमारी क्लास का जो फॉर्मेट है वो ये है कि मैं हर क्लास की एक वीडियो बनाकर आप लोगों को दे दिया करूँगा ताकि जब हमारी लाइव क्लास होगी उस लाइव क्लास में हम इन चीज़ों को समझने समझाने पर ज़्यादा टाइम ना लगाएं, क्योंकि अगर हम सारी क्लास में समझने और इन चीज़ों को समझने पर मेरे बयान करने पर ही लगा देंगे तो फिर आप लोगों से कब सवाल होगा और आप लोगों की प्रॉब्लम जो आप लोगों को फेस करनी पड़ रही है, आपको कोई बात नहीं समझ में आ रही तो उसके सवालों का जवाब कैसे मिलेगा। तो हमारे पास लाइव क्लास में टाइम जो होता है वो लिमिटेड होता है, तो उसका सही तरीकाकार यही है कि मैं आपको हर क्लास की वीडियो दूंगा, आपने उस वीडियो को देखना है, समझना है और जो बात आपको नहीं समझ में आएगी, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो आपने उसे अपने एक पेपर पे नोट करना है। फिर जब हमारी लाइव क्लास होगी हम उस क्लास में आपके सवाल और जवाब के सिलसिले में हम उस चीज़ को, प्रॉब्लम को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आप ये काम नहीं करते, वीडियो नहीं देखते, तो लाइव क्लास में फिर आपको बात समझाने का कोई फायदा नहीं होगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगी। तो आपने इस वीडियो को अच्छी तरह देखना है, पूरा देखना है, समझना है और जो प्रॉब्लम आएंगी वो आपने पेपर पे नोट डाउन करनी है और फिर हम उन प्रॉब्लम्स को या उन सवालात को हल करेंगे जो आपने पेपर पर लिखे हुए होंगे। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा ये सेटअप दिखा रहा हूँ। ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, जैसे ये आयरन है, पावर बोर्ड केबल है और ये मुख्तलिफ़ किस्म के मेरे पास पेस्ट रखे हुए हैं, सोल्डर वायर है और ये मुख्तलिफ़ चीज़ें मेरे पास रखी हुई हैं। माइक्रोस्कोप आपको नज़र आ रहा है, मल्टीमीटर है, ये एक हल्की वाली डीसी पावर सप्लाई, सॉरी रिवर्क स्टेशन हीट गन रखी हुई है, ये एक डीसी पावर सप्लाई है और ये थोड़ी अच्छी है, एडवांस है, इस पर भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह। हीट गन मेरे पास ये 2 तरह की रखी हुई है। मेरे पास पहले ज़्यादा एडवांस मशीनें भी थी, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि सीखने के बाद जब स्टूडेंट लड़के काम करते थे तो अक्सर लड़के जो इन मशीनों को बाय नहीं कर सकते। तो यहाँ जो मैं आपको सेटअप दिखा रहा हूँ या मैं समझाऊँगा, ये वो है जो इंशाल्लाह आपको मार्केट में बहुत सस्ता मिल जाएगा, लेकिन साथ में रिलायबल भी होगा। ये बहुत ज़्यादा हल्की क्वालिटी का नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं, मतलब आपको नॉर्मल अच्छी कॉस्ट में एक अच्छा सामान मिल जाएगा। तो इस पर मैंने आपको हल्का सा सेटअप बता दिया कि आपको क्या क्या चीज़ें अपने पास रखनी चाहिए। ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा तफसीली बता देता हूँ और ये हमारी पहली वीडियो हो जाएगी और इस पर हम जितनी भी हमारी क्लासेस होंगी वो इन्हीं चीज़ों के इस्तेमाल के हिसाब से आगे हमारी क्लासेस चलती जाएंगी। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा तफसीली बता देता हूँ। ये क्लास हमारी पहली हो जाएगी और इसके अंदर जो मैं आपको टूल्स वगैरह दिखाऊँगा वो इन मोबाइल्स पर काम करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ मैं आपको ये भी समझा दूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम कीपैड मोबाइल्स पर भी काम करेंगे, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जिस तरह स्मार्टफोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, सेम इसी तरह कीपैड मोबाइल्स का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा है। तो हम कीपैड मोबाइल्स की प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन पर भी बात करेंगे कि अगर इनमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन हमारा जो ज़्यादा फोकस रहेगा वो स्मार्टफोन के ऊपर रहेगा कि स्मार्टफोन्स पर हमने किसी भी प्रॉब्लम को कैसे डिटेक्ट करना है और कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कैसे उस प्रॉब्लम को रिमूव करना है। तो ये बात क्लियर होने के बाद अब मैं आपको जल्दी से टूल्स वगैरह के बारे में कुछ बता दूं। मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा सेट रख लेता हूं मोबाइल्स को और मैं आपको टूल्स के बारे में कुछ बता देता हूं। ये सर्किट मेरे पास रखे हुए हैं, बहुत सारे स्मार्टफोन के और भी हैं, लेकिन ये आपको बस दिखाना था कि हम इन पर काम करेंगे। ठीक है, अच्छा, सबसे जो पहली और बुनियादी चीज़ है मैं आपको वो दिखा दूं, वो है ये आयरन। ठीक है, अच्छा, ये आयरन मैंने अभी आप लोगों के हिसाब से रखा है और मैं खुद भी इस पर काम कर रहा हूँ और काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ। आयरन मुख्तलिफ तरह के आते हैं, अच्छी क्वालिटी के भी आते हैं, हल्की क्वालिटी के भी आते हैं। आयरन कभी भी आप हल्की क्वालिटी का नहीं लेंगे। आयरन जब भी आपने लेना है कोशिश करनी है कि आपको 60 वाट का आयरन मिले। सोल्डरिंग स्टेशन के अभी हम बेसिक क्लास लेकर चल रहे हैं, तो सोल्डरिंग स्टेशन हम इस्तेमाल ना करें तो कोई इशू नहीं है। आप आराम से ये जो आयरन आपको सेपरेट मिल रहे हैं ये बहुत बेहतरीन है, कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा खर्चे करने पड़ेंगे आयरन हीट गन वगैरह के लिए। मैं आपको जितने भी टूल बताऊंगा ये सारे टूल ऐसे हैं जो आप नॉर्मल कॉस्ट में ख़रीद सकते हैं, इसके लिए कोई एक्सपेंसेस आपको ज़्यादा नहीं रखने पड़ेंगे। ठीक है, आयरन आपने लेना है 60 वाट का। ठीक है, और अगर 60 वाट का ना मिले तो 40 वाट का ले लेना है। ठीक है, आयरन आपने यही रखना है, जैसे ये मेरे पास है 40 वाट का, ये बहुत बेहतरीन आयरन है। और उसकी जो बिट होगी आ गया आपने जो लेनी है, टिप जिसे कहते हैं या बिट कहते हैं, ये आपने कॉपर वाली लेनी है। नॉर्मल मेटल वाली
लोहे वाली, आयरन वाली या स्टील वाली आपने नहीं लेनी, ये आपने सिर्फ और सिर्फ कॉपर वाली लेनी है, ठीक है। वो इंशाल्लाह जब हम आगे जाएंगे तो आयरन पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको समझना मजीद आसान हो जाएगा। ज़रूरत के हिसाब से हम बात करते रहेंगे। आयरन वो है जिससे हमने टांके लगाने होते हैं। आयरन के बारे में तकरीबन सबको पता होता है कि हमने कोई भी टांके लगाने होते हैं, कहीं सोल्डिंग करनी होती है तो हम आयरन को इस्तेमाल करते हैं। मजीद बात इंशाल्लाह हम बाद में इस पर कर लेंगे, ठीक है। तो आपने क्या लेना है, आयरन लेना है और आयरन स्टैंड लेना है, ठीक है। आयरन और आयरन स्टैंड ये आपके पास हल्की क्वालिटी का नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपके टूल हल्की क्वालिटी के होंगे, अगर आपके टूल्स किसी भी किस्म के, कोई भी टूल आपका हल्की क्वालिटी का होगा, तो जाहिर बात है आपने उस टूल को इस्तेमाल करके आगे आपने मोबाइल रिपेयरिंग का काम करना है। अगर आपके पास टूल हल्के होंगे, आप रिपेयरिंग सही तरीके से नहीं कर पाओगे। आपका फॉल्ट अगर क्लियर नहीं होता है तो आपको ये नहीं समझ आएगी कि मेरे टूल्स में फॉल्ट है या मेरे काम करने के तरीके में फॉल्ट है या मुझे समझने में फॉल्ट है। तो आप सारी चीज़ें क्लियर करोगे ना, तो फिर आपको सही समझ आएगी कि फॉल्ट कहाँ आ रहा है और प्रॉब्लम क्यों सॉल्व नहीं हो रही। अगर आपकी एक से ज़्यादा चीज़ें हल्की क्वालिटी की हैं तो अब आपको सही रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो आपको ये भी नहीं समझ आएगी वो जो सही रिजल्ट नहीं मिल रहे वो किस टूल की हल्की क्वालिटी या किस पार्ट्स की जो हम लगा रहे हैं उसकी हल्की क्वालिटी की वजह से हमारा जो सही रिजल्ट है वो हमें नहीं मिल पा रहा, ठीक है। आयरन के बाद आपके पास क्या होना चाहिए, एक तो आपके पास होना चाहिए बिरोज़ा, जिसे आप रोजिन भी कहते हैं, ठीक है। अभी यहाँ दिखाने के लिए मेरे पास नहीं है, साइड पर रखे हुए हैं, ठीक है। मैं आपको अभी इसकी तस्वीर दिखा देता हूँ। और उसके अलावा आपके पास होना चाहिए मुख्तलिफ किस्म के पेस्ट, ठीक है। ये मेरे पास मैकेनिक के पेस्ट रखे हुए हैं। ये पेस्ट, ये सोल्डरिंग पेस्ट है, फ्लक्स पेस्ट जिसे कहते हैं, ठीक है। ये मेरे पास सस्ते वाला रखा हुआ है, ये भी नॉर्मल आपको अच्छा एम टेक का मिल जाता है, ठीक है। और अगर सबसे बेहतरीन क्वालिटी का अगर आपको चाहिए तो उनमें से कैटेगरी है ये मैकेनिक की। ये बहुत अच्छे पेस्ट होते हैं। जब भी आपको स्पेशली आईसीज पर काम करना हो या आपको एफपीसी कनेक्टर निकालने हो, लगाने हो, जो एलसीडी वगैरह के कनेक्टर होते हैं, मैं आपको जैसे दिखा दूँ, ये हमारे पास एफपीसी कनेक्टर होते हैं, B2B कनेक्टर होते हैं, ये वाले कनेक्टर, कैमरा कनेक्टर वगैरह, ठीक है। इन कनेक्टर्स पर काम करना हो या आपको आईसीज पर काम करना हो या कोई भी ऐसा काम जहां आपको रिस्क हो कि ये मेरे कंपोनेंट ख़राब ना हो जाए, वहां पर आप अच्छी क्वालिटी का ये पेस्ट इस्तेमाल करें, ठीक है। मैकेनिक का पेस्ट इस्तेमाल करें और इसे इंजेक्शन के जरिए इस्तेमाल कर लेंगे तो शायद आपके लिए ज़्यादा आसान रह जाएगा। बाकी अगर आपको नॉर्मल बैटरी टर्मिनल निकालना है, कीपैड मोबाइल्स वगैरह पर काम करना है, तो आप ये नॉर्मल हल्के वाले पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एम टेक मिड क्वालिटी का है, ना हल्का है ना बहुत महंगा है, तो आप ये पेस्ट कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मास्क है, यूवी मास्क, इस पर भी हम बात करेंगे। ये एडवांस लेवल में जब आप बारीक माइक्रो जंपरिंग वगैरह करते हैं तो उसके लिए आपको ये मास्क इस्तेमाल करना होता है। फिलहाल मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ये एडवांस लेवल की चीज़ों में आ जाता है, कोई इशू नहीं है। बस आपको इतना पता होना चाहिए। आप बहुत सारी वीडियोज़ देखते हैं जिसमें हम माइक्रो लेवल के जंपर लगाते हैं। कोई कनेक्शन हमारा डैमेज हो गया, हमने उसको जंपर लगाया, यानी कनेक्शन टूट गया तो हमने यहाँ से उठाकर यहाँ तार लगा दी, जंपर कर दिया, हमारा कनेक्शन बहाल हो गया। उसके बाद हम उसके ऊपर जहाँ ज़रूरत पड़ती है हम ये यूवी मास्क लगा देते हैं और यूवी लाइट के जरिए उसे खुश कर लेते हैं, तो हमारा काम चल जाता है। तो ये मैंने आपको मुख्तलिफ पेस्ट दिखा दिए, ये हमारे फ्लक्स पेस्ट हो गए, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये सोल्डरिंग पेस्ट भी होना चाहिए। ये मेरे पास 183 का पेस्ट है, ये भी बहुत अच्छा है। आपको 138 का पेस्ट भी रख लेना चाहिए अगर ज़रूरत पड़े तो, नहीं तो ये काफ़ी होता है, बेहतरीन होता है। और रिबॉलिंग के लिए आपको बॉल्स वगैरह भी मिल जाते हैं, अगर आप चाहें तो उनको भी इस्तेमाल कर सकते हो। जब इंशाल्लाह हमारी उस तरह की क्लास आएगी तो हम इस पर मज़ीद गुफ्तगू कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास सोल्डर वायर रखा हुआ है। सोल्डर वायर आपने कभी भी हल्की क्वालिटी का इस्तेमाल नहीं करना। सोल्डर वायर आपने ऐसा इस्तेमाल करना है जो आपके आयरन को रखते ही मेल्ट हो जाए, गर्म हो जाए। याद रखिएगा कि आपके आयरन में अगर बसों का सोल्डिंग नहीं हो रही होती ना, तो उसकी वजह कभी ऐसा भी होता है कि आपका आयरन सही गर्म नहीं हो पा रहा। लेकिन ऐसी भी वजह होती है कि आपका जो ये सोल्डर वायर है ये आपका अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, जल्दी मेल्ट होने वाला नहीं होगा, तो भी आपकी सोल्डरिंग सही नहीं होगी और आप परेशान होंगे, आपको नहीं समझ आएगी कि फॉल्ट कहाँ आ रहा है। तो सोल्डर वायर आपने जो लेना है वो अच्छी क्वालिटी का लेना है और ऐसा लेना है जो जल्दी मेल्ट हो जाए, ठीक है। ये मेरे पास 2 तरह के रखे हुए हैं और भी रखे हुए हैं, लेकिन आप लोगों के हिसाब से जो सस्ते आपको मार्केट में बिल्कुल सस्ते दस्तियाब होंगे बेसिक काम के लिए, वो ये हैं, ये आपने लेकर रखने हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये मैंने आपको पेस्ट दिखा दिए और मैंने आपको सोल्डर वायर, सोल्डर पेस्ट भी दिखा दिया और मैंने आपको बिरोज़ा या फ्लक्स पेस्ट के बारे में भी बता दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको सजेशन दूंगा कि इस तरह से तार बना के रखें, 2 सुई ले लें, नीडल ले लें और इस तरह से उनको दूर से करके रखें, क्योंकि बहुत सारे कनेक्शंस में ये हेल्प करती है कि जब आप कोई जंपरिंग करना चाह रहे होते हैं तो जंपरिंग से पहले ही आप टेस्ट कर सकते हैं उन 2 चीज़ों को लगा के कि अगर आपको मालूम हुआ कि ये कनेक्शन यहाँ से डैमेज हो गया था और अब आप इस कनेक्शन को अगर यहाँ से जोड़ दें तो कनेक्शन बहाल हो जाएगा, सप्लाई आ जाएगी और आपका मोबाइल सही काम करने लग जाएगा, तो आप उससे पहले दोनों साइडों को इस तरह जंपर करके इस तरह कनेक्ट करके चेक कर सकते हैं कि बाकी आपका काम क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा। और जब आगे बात आएगी तो इंशाल्लाह हम इस पर बात कर लेंगे। स्पेशली कीपैड मोबाइल्स पर इस तरह की चीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ये मैंने खुद बनाई है, आप भी इस तरह बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह एक 2 सुई ले लें और उनको इस तरह तार के साथ जोड़ लें। मैंने आपस में जोड़ दिया यहाँ कंटिन्यूटी वगैरह चेक करने के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँ, ये है जी पावर बूट केबल। जब भी आप कीपैड मोबाइल को या स्मार्टफोन को चेक करते हैं वो ऑन हो रहा है या नहीं, कोई फॉल्ट आ रहा है या क्या प्रॉब्लम है, तो कीपैड मोबाइल्स में तो आप इस तरह की पिनें लगाकर चेक कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं दिखाऊँ आप क्या करते हैं, इस तरह से आप इसको प्लस को
यहाँ पर लगाते हैं और माइनस को आप कहीं भी माइनस पर लगाते हैं। उसके बाद आप मोबाइल को ऑन करते हैं और चेक कर लेते हैं कि फॉल्ट कहाँ आ रहा है। सही है, मोबाइल ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा, कितनी वैल्यू ले रहा है। ये जब हम पावर सप्लाई पर पहुंचेंगे तो बात को समझेंगे। फिलहाल हम सिर्फ इसके बारे में समझ रहे हैं कि पावर बोर्ड केबल का क्या काम है। तो कीपैड मोबाइल में तो हम ये पिनें लगा लेते हैं, लेकिन स्मार्टफोन के अंदर में अगर आपको दिखाऊं तो इस तरह की पिनें लगाने की जगह नहीं होती बैटरी टर्मिनल पे। अब ये इसका बैटरी टर्मिनल है और इस पर मैं ये कभी भी नहीं लगा सकता। तो इसको पावर देने के लिए बैटरी के अल्टरनेट में पावर देकर चेक करने के लिए डीसी पावर सप्लाई से फिर हम इस पावर बोर्ड केबल का इस्तेमाल करते हैं। ये यहाँ लगा देते हैं और ये हम पावर सप्लाई में कनेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद डीसी पावर सप्लाई से पावर देकर इस मोबाइल को हम अपने को ऑन करके चेक करते हैं कि हमारा मोबाइल पावर ले रहा है या नहीं ले रहा। अगर ले रहा है तो कितनी ले रहा है, इस पर हम तफसीली गुफ्तगू बाद में कर लेंगे। फिलहाल मैंने आपको ये बता दिया कि ये पावर बूट केबल है, इसके बगैर आप स्मार्टफोन पर काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अच्छा, ये और बात है कि आप ये पावर बूट केबल बाय ना करें मार्केट से ही, आपको 4000 से 5000 के करीब आपको ये पूरी मिल जाती है। इसका जो बेहतरीन अल्टरनेट है और मेरी नज़र में इससे भी ज़्यादा पावरफुल है, अब वो ये हो सकती है। ये क्या है, ये एक USB केबल है, चार्जिंग केबल, ठीक है। और ये आगे बैटरी का कनेक्टर है। बैटरी ख़राब हो गई थी, उसका सेल कमज़ोर था लेकिन उसका सर्किट सही था। तो मैंने क्या किया है, ये बैटरी का सर्किट निकाल के ये जो USB केबल थी इसकी आगे की पिनें काट के 5 में से सिर्फ 2 पिनें रखी हैं, रेड और ब्लैक, और उसको बैटरी के इस सर्किट के ऊपर मैंने कनेक्ट कर दिया। प्लस को प्लस की जगह लगाया, माइनस को माइनस की जगह लगाया। अब ये मैं पावर सप्लाई में लगाता हूँ ये केबल और उसके बाद मैं इसे पावर बोर्ड केबल के तौर पर इस्तेमाल करता हूँ। मेरी नज़र में ये जो केबल है ये इससे ज़्यादा बेहतरीन है। एक तो मेरी अपनी मर्जी से है, दूसरा इसकी हर केबल के अंदर आपको सर्किट मिल जाएगा जो प्रोटेक्शन के लिए भी ज़्यादा अच्छा और बेहतर है। तो आप इस तरह की केबल भी बना सकते हैं। इंशाल्लाह मैं बाद में इसका बाकायदा बनाने का तरीका भी बता दूंगा, ठीक है। ये पावर बोर्ड केबल हो गई और ये मैंने आपको एक मॉडिफाइड एक पावर बोर्ड केबल जो अपनी बनाई हुई होती है वो मैंने आपको दिखा दी। सही है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास IP होना चाहिए, थिनर होना चाहिए या पेट्रोल होना चाहिए। मेरे पास IP भी है। कोई भी आप एक बोतल ले लें और उसके अंदर आप IP अपना रख लें, पेट्रोल रख लें, थिनर रख लें और इससे आपका काम बहुत बेहतरीन हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको मुख्तलिफ किस्म की टेप वगैरह रखनी है। ये मेरे पास पेपर टेप है, ठीक है, इसका भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये एक टेप है, इसका भी इस्तेमाल होता है। और ये हीट प्रूफ टेप है। इससे क्या होता है कि जब हम किसी एक कंपोनेंट को कहीं हीट देना चाह रहे हैं और बाकी उसके साथ के कंपोनेंट को हीट से बचाना चाहते हैं तो उन कंपोनेंट पे हम ये हीट प्रूफ टेप लगा देते हैं। तो ये उन कंपोनेंट को हीट से बहुत हद तक बचाती है और हमारे जो दूसरे आसपास के कंपोनेंट होते हैं वो ख़राब होने से बहुत हद तक बच जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। उसके बाद ये आपके पास मुख्तलिफ किस्म की जंपर वायर होनी चाहिए, बारीक भी है, मोटी भी है। ये जंपर वायर आपके बहुत काम आती है। कभी भी कोई कनेक्शन डैमेज हो जाते हैं तो आपको ये जंपर वायर से उनको जंपर करके आपको रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, आप अपने पास ये भी रख लें। इसका बहुत सारी जगहों पे जैसे कैमरे की सफाई करनी है, बहुत सारी जगहों पे आपको ये चीज़ें भी काम आती हैं। तो ये भी आपको किसी भी जनरल स्टोर से मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको दिखा दूं, ये मेरे पास कुछ ओपनर हैं और मोबाइल्स के डिस्प्ले को या खोलने के लिए, ठीक है। ये ओपनर आपको बहुत तरह के मिल जाते हैं। मैं आपको सिर्फ अभी वैसे तो मेरे पास बहुत सारे रखे हुए हैं लेकिन सिर्फ आपको दिखाने के लिए ज़रिए बात यहाँ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, फ़ायदा नहीं है। ये सक्शन कप है। जब भी आप किसी मोबाइल के डिस्प्ले को खोलते हो, हीट देते हो, हीट देने के बाद जब आपने उसे उठाना होता है तो आप इसे यूँ रख के अब इसे यूँ कर लेते हो। उसके बाद आप इसे ऊपर निकालते हो तो वो डिस्प्ले आपका आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ जाता है, ठीक है। यह सक्शन कप है, ये मोबाइल के डिस्प्ले वगैरह को ओपन करने के लिए हमारे काम में आता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपके पास ये ओपनर भी होने चाहिए। जब आपको हाउसिंग वगैरह केसिंग खोलनी होती है तो ये आपके बहुत काम में आते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको डिस्प्ले वगैरह खोलने में आपको इस तरह ये जो आपके ग्लास प्रोटेक्टर ग्लास लगाते हैं उसका जो ये पेपर होता है ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो एक्सरे होते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत बेहतरीन चीज़ है, ये आपको ज़रूर अपने पास रखनी चाहिए। आप प्रोटेक्टर जो लगाते हैं उनका ये पेपर फेंका ना करें, ये आपके काम में आने वाली चीज़ है, बहुत बेहतरीन चीज़ है, ठीक है जी। अच्छा, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अच्छा, अब उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपके पास सुई और ये कटर अपना सीजर, कैंची और ये कटर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी जगहों पे जब आपको शील्ड काटनी पड़ती है, आईसीओ के ऊपर जो शील्ड लगी होती है वो काटनी पड़ती है, या बाकी जगहों पर भी आपको अगर वायर्स वगैरह काटनी पड़ती हैं तो ये आपके कटर काम में आता है और ये आपकी सीजर कैंची वगैरह काम में आती है। ये गम है, ग्लू है, ये आपको ज़रूर रखनी पड़ेगी जब आपको डिस्प्ले चिपकाना होता है या बहुत सारी जगहों पे आपको कुछ चीज़ें चिपकानी होती हैं तो ये ग्लू आपके काम में आती है। बाकी तो जब इंशाल्लाह प्रैक्टिकल आप देखेंगे तो आपको वहाँ बहुत कुछ समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको दिखा दूं तो ये मेरे पास ये मैंने आपको ओपनर दिखा दिए थे और ये मेरे पास मुख्तलिफ जो स्क्रू ड्राइवर्स हैं, ये सैमसंग वगैरह के या जो T+ है ये उसके सैमसंग को या चाइनीज़ मोबाइल को, बहुत सारे मोबाइल को खोलने का काम आता है। आपके पास T+ होना चाहिए, T3 होना चाहिए, T4 होना चाहिए, T6 भी होना चाहिए। T6 का इस्तेमाल आजकल की डेट में बहुत ज़्यादा कम है लेकिन अगर हो जाए तो अच्छा, कभी ज़रूरत पड़ जाए तो आपको ख्वारी ना करनी पड़े, ठीक है। और आईफोन के लिए भी आपको एक स्क्रू ड्राइवर रखना चाहिए। मुख्तलिफ किस्म के स्क्रू ड्राइवर मेरे पास बहुत सारे रखे हुए, डब्बा भरा हुआ, लेकिन अभी आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैंने ये सामने रख दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँ, ये आपके पास मुख्तलिफ किस्म की ट्वीज़र होनी चाहिए। ये जो मेरे पास रखी हुई ना
ये मैंने सारी नई नहीं खरीदी है, बाकायदा ये मैं इन पर काम करता हूँ, ठीक है। और इन पर मैं बाकायदा काम करता हूँ, जिन पर मैं खुद काम करता हूँ, सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरे पास मुख्तलिफ ट्वीज़र हैं और भी रखी हुई हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको मार्केट से लेनी पड़ेंगे। ये ट्वीज़र आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कंपोनेंट उठाने होते हैं, लगाने होते हैं, तो इन ट्वीज़र्स के बगैर आप काम नहीं कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ, आपके पास ब्रश हो जाएगा। ब्रश आप कोई भी रख लें, अगर आपके दांत साफ कर करके थक गए तो आप ब्रश इस्तेमाल करें अपने इस काम में। ब्रश के बगैर आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये मेरे पास कुछ ओपनर हैं, ये स्पेशली आईसीज वगैरह को उठाने के लिए होते हैं। जब आप आईसी पर काम करते हैं, आईसी को हीट देते हैं, तो अब आपको वो आईसी उठानी होती है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के ओपनर हैं, ये बहुत ज़्यादा मतलब नरम होते हैं और ये आईसीज वगैरह को उठाने के लिए ये काम में आते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके पास होने चाहिए। अगर आप आईसी लेवल पर काम करेंगे तो इसके बगैर आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकती है। बहुत सारी आईसीज आप ऐसे उठा लेते हैं और बहुत सारी आईसीज में ये चीज़ बेहतर होती है कि आपके पास होनी चाहिए। ये एक स्पेशल कटर है, ये भी आपके पास होना चाहिए। बहुत सारी जंपरिंग आपको काटनी पड़ती है बारीक लेवल पे, तो आपके पास ये कटर होता है जो ये काम करता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप आईसी लेवल पर काम करते हैं तो ये आपके पास मुख्तलिफ किस्म की जो आईसी स्टेंसिल्स हैं ये आपके पास होनी चाहिए। आईसी स्टेंसिल से क्या होता है कि आप आईसीज को रिवॉल्व करते हैं और उन पर काम करते हैं, जो कि दोबारा से फिर समझ लें कि आईसी आपकी रिलाइव हो जाती है, आईसी आपकी दोबारा जिंदा हो जाती है, आप उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। और अगर आपके पास है माइक्रोस्कोप, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपके पास है ये माइक्रोस्कोप तो आप बहुत बारीक काम भी बहुत अच्छे अंदाज से, बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। माइक्रोस्कोप के बाद आपको जितने भी माइक्रो काम होते हैं वो करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं। माइक्रोस्कोप पर भी हम बात कर लेंगे ताकि वो जिनके पास माइक्रोस्कोप है वो दोस्त भी इसको समझे और इस पर काम करें। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरह का कोई भी मैग्नीफाइंग जो सेटअप होता है उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैग्नीफाइंग सेटअप के बगैर आप बहुत सारे बारीक काम नहीं कर सकोगे। अगर माइक्रोस्कोप हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो तो आप माइक्रोस्कोप के अल्टरनेट में हल्का सा कोई जो सस्ते मिल जाते हैं इस तरह के मैग्नीफाइंग ग्लास, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये है जी आपके पास मल्टीमीटर, डिजिटल मल्टीमीटर। मल्टीमीटर आपकी आंखों का काम करता है। मल्टीमीटर के बगैर आप कभी भी मोबाइल को सही तरह से डायग्नोस नहीं कर सकते। आपको बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे फॉल्ट को ट्रेस करना होता है, कनेक्शन को ट्रेस करना होता है, फॉल्ट को ढूंढना होता है, तो उसके लिए आप इसके बगैर काम नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो आपके पास ये चीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर हम इंशाल्लाह बाद में पूरी गुफ्तगू कर लेंगे कि मल्टीमीटर को इस्तेमाल कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरे पास एक हीट गन रखी है, ये काडा 850 है, ये सस्ती वाली है। आप इसे अच्छी चाहें तो ये काडा मेरे पास 2018 D+ है, आप इस तरह की भी ले सकते हैं। मैं इसकी ये बंद कर दूँ स्विच, ये मैंने बंद कर दिया। तो ये आपके पास जो हीट गन है ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आयरन, हीट गन, मल्टीमीटर, ये बहुत ज़्यादा बेसिक और बुनियादी टूल्स में से है। इसके बगैर आप कभी भी काम नहीं कर सकते। अगर आप इनसे ज़्यादा महंगी लेना चाहें तो 50-50 हज़ार तक की भी मशीनें हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बेसिक लोगों के लिए ये 8-10 हज़ार, 12 हज़ार तक की मशीन बहुत है, इनफ है। आपको कोई ज़्यादा लंबे चौड़े खर्चे करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरे पास एक DC पावर सप्लाई मशीन है। DC पावर सप्लाई मशीन के बगैर आप कभी भी काम नहीं कर सकते। मेरे पास थोड़ी एक्सपेंसिव है और उसकी वजह यह है कि इसमें 6 पोर्ट का ऑप्शन भी मौजूद है। अगर मैं सस्ती मशीन लेता तो ये 6 पोर्ट का ऑप्शन उसमें ना होता, फिर उसके लिए मुझे अलग से 6 पोर्ट USB चार्जर भी लेना पड़ता। लेकिन ये उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बेहतर रिजल्ट यहाँ मुझे मिल जाता है। 6 पोर्ट से भी बहुत ज़्यादा रिजल्ट, जो रिजल्ट मुझे 6 पोर्ट चार्जर में चाहिए उससे कहीं ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मुझे इसमें मिल जाता है। लेकिन कुछ लोगों की आदत है कि वो 6 पोर्ट को इस्तेमाल करते हैं, तो 6 पोर्ट भी अगर आप रख लें, समझना चाहें तो आप उसको रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये टूल जो मैंने आपको बताया ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनके बगैर आप कभी भी काम नहीं कर सकते। तो ये मैंने आपको एक बिल्कुल बेसिक सा सेटअप बताया है। मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो सेटअप है, ये मशीनें मैंने बहुत ज़्यादा महंगी वाली नहीं रखी हैं, ताकि वो लोग जो बिल्कुल स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो भी इन मशीनों को बाय करके, ख़रीद के अपना एक बिल्कुल बेसिक सा सेटअप तैयार करके काम शुरू कर सकें। फिर इंशाल्लाह जब आप यहीं से कमाई करेंगे तो फिर आप बड़ी से बड़ी मशीनरी भी लेंगे, बड़ा सा बड़ा सेटअप भी लेंगे, फिर सब कुछ करेंगे। मैंने आप लोगों के सामने सिर्फ वो चीज़ें रखी हैं जो आप आराम से मार्केट से सस्ते दामों में खरीद सकते हैं। एक माइक्रोस्कोप आपके पास महंगी मशीन है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप मैग्नीफाइंग ग्लास ले लें। ये मेरे पास जो DC पावर सप्लाई है ये महंगी मशीन है, आप सस्ती वाली ले लें, काम चल जाएगा। मैंने इसके अल्टरनेट भी बताया, वीडियो आपको मिल जाएगी, सही है। और बाकी ये जो जितनी भी मशीनें हैं, ये आपको मल्टीमीटर है, ये आपको तकीरीबन 2200-2500 तक आपको अच्छा मुनासिब मिल जाता है। मल्टीमीटर आपने डिजिटल जब भी लेना है तो कोशिश करें कि आप यूनिटी का लें, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है अगर आप सस्ती चीज़ों में जाना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आप और ज़्यादा महंगे लेना चाहें तो यूनिटी के अंदर भी बहुत महंगे आपको मल्टीमीटर मिल जाते हैं और दूसरे भी मिल जाते हैं। तो मैं अपनी ये वाली वीडियो इधर ही ख़त्म कर रहा हूँ। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं वो ये समझ लें कि ये जो वीडियो है ये बेसिक स्टूडेंट के लिए है और इंशाल्लाह हम इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, इसको समझेंगे और जो ये वीडियो देखेंगे हम इस पर इंशाल्लाह लाइव क्लास में बाकायदा गुफ्तगू करेंगे, सही है। ठीक है, मैं अपनी वीडियो इधर ही खत्म कर रहा हूँ। सारे दोस्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को हो सके तो यार लाइक कर लो, कोई पैसे थोड़ी लगते हैं आप लोगों के, और वीडियो को शेयर कर लो ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। बहुत शुक्रिया। हमारे पास मोबाइलों में एक प्रॉब्लम कॉमन है कि मोबाइल चार्जिंग दिखाता है लेकिन चार्ज होता नहीं है।
हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा मोबाइल वाकई में चार्ज हो रहा है या दिखा रहा है? मोबाइल चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा, जैक का इशू है या कोई अंदर इशू है, वो हम कैसे चेक करेंगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ये मेरे पास कुछ कीपैड मोबाइल हैं 4-5 और ये मेरे पास कुछ स्मार्टफोन है। रहमान रहीम, कराची स्मार्ट स्किल्स ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मोबाइल रिपेयरिंग, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कंप्लीट बेसिक से एडवांस लेवल की चिप लेवल की ट्रेनिंग हमारे पास दी जाती है। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग की फिजिकल क्लासेस को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो हमारा सेंटर है कराची गुलशन इकबाल पुरानी सब्जी मंडी में। और अगर आप पाकिस्तान के किसी भी दूसरे शहर से रब्ता करना चाह रहे हैं तो हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं, आप रब्ता कर सकते हैं। हमारे नंबर नीचे चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया। इन सब पर मैं इस मशीन को, जो कि मेरे पास सुगोन की डीसी पावर सप्लाई है, सुगोन 3005 PM, इसके ज़रिए से मैं चार्जिंग आपको चेक करके बताऊंगा कि फेक चार्जिंग क्या होती है और सही चार्जिंग क्या होती है और फास्ट चार्जिंग क्या होती है, हम कैसे चेक करेंगे। तो ये मेरे पास, पहले मैं कीपैड मोबाइल्स पर आपको चेक करा देता हूँ और ये स्मार्टफोन मैं साइड पर रख देता हूँ और ये मोबाइल मैं आपको दिखा दूँ। मेरे पास एक मोबाइल है ये नोकिया का, ठीक है, और ये मैंने इसमें बैटरी लगा दी है, ठीक है। और अब मुझे चेक करना है कि क्या ये वाकई में चार्ज कर रहा है या नहीं चार्ज कर रहा या फेक चार्जिंग करता है। वो कैसे होगा, ये डीसी मशीन पर आपने देखना है। डीसी मशीन को सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने कहाँ सेट करना है, 5 वोल्ट और 2 एम्पेयर पे। अगर मैं कीपैड मोबाइल को चेक कर रहा हूँ 5 वोल्ट 2 एम्पेयर, तो ये मेरे पास है 5 वोल्ट और 2 एम्पेयर की वैल्यू सेट हो गई है। ये सेट करने के बाद मैंने, ये मेरे पास केबल है और मैं अगर बंद मोबाइल को लगाऊँ चार्जिंग पे, तो ये देखिए मैंने मोबाइल को लगाया, ये मेरे पास 140 के करीब एक वैल्यू स्टार्ट हो गई है। और अभी जो है मोबाइल डिस्प्ले लेगा उसके बाद 490 के करीब की एक वैल्यू आ रही है मिली एम्पेयर में, ठीक है। पहले जो वैल्यू थी वो 140 के करीब जो थी वो मिली एम्पेयर में थी, अभी तकरीबन आधे एम्पेयर के करीब एक वैल्यू है। और तीसरे स्टेप में ये जो वैल्यू है ये 550 के करीब जा चुकी है मिली एम्पेयर में, 1 एम्पेयर अभी तक इसमें नहीं हुआ है। तो जब भी कीपैड मोबाइल आपके पास आते हैं, अगर आप उसको चेक करना चाह रहे हैं कि वाकई में चार्ज कर रहा है या नहीं कर रहा, अब ये जो मोबाइल है ये यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है चार्जिंग, इसकी जो है वो इंडिकेट कर रही है कि मोबाइल चार्जिंग कर रहा है। लेकिन अगर मोबाइल सिर्फ यहाँ इंडिकेशन कर रहा हो कि चार्जिंग हो रही है, लेकिन अगर आपकी पावर सप्लाई यहाँ पर एम्पेयर 0 बता रही है और बता रही है कि यहाँ पर कोई एम्पेयर नहीं है, तो वो फेक चार्जिंग होगी। अच्छा, अगर आपकी जो एम्पेयर की वैल्यू है वो 0 है तो फिर तो पक्का है कि फेक चार्जिंग है, अगर यहाँ पर डिस्प्ले में वो इंडिकेशन कर रहा है चार्जिंग का। लेकिन अगर एम्पेयर की वैल्यू जो है वो 100 मिली एम्पेयर से 200 मिली एम्पेयर 300 मिली एम्पेयर तक भी जाती है तो वो चार्जिंग हो सकती है, लेकिन वो स्लो चार्जिंग हो सकती है। लेकिन अगर उसकी जो वैल्यू है वो 400 से 550 से 600 तक मिली एम्पेयर में जाती है तो वो फिर सही चार्जिंग होगी। यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ मेरे पास अभी जो चार्जिंग की वैल्यू आ रही है वो तकरीबन 550 मिली एम्पेयर की आ रही है। इसका मतलब हमारा मोबाइल जो है वो सही चार्जिंग कर रहा है। यहाँ इंडिकेशन कर रहा है, लेकिन इंडिकेशन के साथ ये वाकई में रियल में चार्ज भी कर रहा है। और जो वैल्यू मेरे पास आ रही है एम्पेयर की वो 550 मिली एम्पेयर के करीब आ रही है, ठीक है। अब यहाँ एक बात तो आपने ये समझ ली कि अगर वाकई में चार्ज कर रहा होगा तो वो 400 से 600 मिली एम्पेयर के दरमियान यहाँ वैल्यू शो करेगा और दिखाएगा कि ये वाकई में चार्जिंग कर रहा है, सही, नंबर 1। नंबर 2, ये जो चार्जिंग लेगा बंद मोबाइल में जो मिली एम्पेयर लेगा वो ये भी हो सकता है कि 2 से 3 स्टेप में ले। पहले जैसे इसने क्या दिखाया, तकरीबन 140 मिली एम्पेयर के करीब इसने वैल्यू दिखाई, फिर थोड़ी देर के बाद ये तकरीबन वैल्यू आपकी पहुँच गई 500 के करीब, 490 मिली एम्पेयर के करीब, उसके बाद 550 पे पहुंच गई। मैं दोबारा आपको करके दिखा देता हूँ। ये मैंने चार्जिंग से निकाला, मैं बैटरी डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर देता हूँ और दोबारा इसे चार्जिंग पे लगा रहा हूँ। 140 के करीब इसकी वैल्यू आई मिली एम्पेयर में और जैसे यहाँ चार्जिंग दिखाएगा ये 490 पर इसकी मिली एम्पेयर में वैल्यू पहुंच गई है, ठीक है। और थोड़ी देर के बाद ये थर्ड स्टेप में 550 के करीब मिली एम्पेयर में वैल्यू लेगा। इसका मतलब ये है कि ये मोबाइल मेरा वाकई में चार्ज भी कर रहा है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, ये देखिए ये पहुंच गया, ठीक है। अच्छा, ये वैल्यू होगी इसकी ऑफ में। मैं आपको अगर ऑन में दिखाऊं तो ऑन में भी मैं पहले इसे ऑन कर लेता हूं। पहले मैं आपको कीपैड मोबाइल के ऊपर ये सारी बात समझा दूं, उसके बाद मैं आपको स्मार्टफोन पर भी समझा दूंगा कि स्मार्टफोन को आपने कैसे चेक करना है कि वाकई में वो चार्जिंग ले रहा है या फेक चार्जिंग कर रहा है। अब मैंने इसको ऑन कर लिया, मोबाइल मेरा ऑन है और अब मैं इसे कीपैड को चेक कर रहा हूँ। ये चार्जिंग यहाँ स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ देखिए 490 की वैल्यू आ चुकी है और ये थोड़ी देर के बाद 550 पर जा सकती है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि कुछ मोबाइल 2 स्टेप में चार्जिंग पूरी करते हैं, कुछ मोबाइल 4 स्टेप एक ही स्टेप में पूरी कर देते हैं, कुछ मोबाइल जो है वो 3 स्टेप दिखाते हैं। लेकिन जैसे इसने 3 स्टेप दिखाया, पहला जो है 140 के करीब हुआ, दूसरा जो है वो 490 के करीब हुआ और जो थर्ड स्टेप था इसका फाइनल स्टेप वो 550 के करीब मिली एम्पेयर में इसकी वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है। ये 3 स्टेप हो गए। लेकिन जब आपका ये मोबाइल ऑफ होगा तो ये तीनों स्टेप में थोड़ा थोड़ा टाइम ले सकता है। लेकिन अगर आपका मोबाइल ऑन होगा तो ये दोनों या तीनों स्टेप में हो सकता है कि बिल्कुल शॉर्ट का टाइम ले, बहुत कम टाइम ले और आपको पता नहीं चलेगा कि इसने 2 स्टेप लिए या 3 स्टेप लिए, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अच्छा, मैं आपको और दिखा दूं, ज़रूरी नहीं है कि हर मोबाइल आपको 2 या 3 स्टेप दिखाए। हो सकता है कि कोई मोबाइल आपका पहले ही एक ही स्टेप में आपको जो है वो 400 की वैल्यू या 500 की वैल्यू या 600 की मिली एम्पेयर की वैल्यू दिखाना शुरू कर दे, तो वो सही में चार्जिंग कर रहा है। ये हो गया। अच्छा, सारी बातें समझाने के बाद अब मैं आपको 1-2 और कीपैड मोबाइल भी दिखा दूं, बल्कि मेरे पास रखे हैं कुछ मोबाइल।
ये मेरे पास आईटेल का मोबाइल है, ये नोकिया का मोबाइल था। ये मेरे पास एक आईटेल का कीपैड मोबाइल है और ये मैंने इसकी बैटरी लगाई और अब मैं इसे चार्जिंग पे लगा रहा हूँ। ये मैंने ऑफ़ की हालत में इसे लगाया और ये फर्स्ट स्टेप में यहाँ कोई चार्जिंग यहाँ नहीं दिखा रहा है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि यहाँ चार्जिंग में कचरा हो, जंग हो। ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, अगर ऐसा हो तो आप अपने इस पिन को, जैक को हल्का सा पेट्रोल या थिनर लगा लें, ठीक है। और आप ये भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पर जो चार्जिंग का जैक है आप यहाँ पर पेट्रोल लगा लें, ठीक है। दोनों में से कुछ भी लगा लें। तो ये मैंने अभी कर लिया और अब मैं दोबारा चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए कि यहाँ मेरे पास ये जो इसकी वैल्यू है ये फ़ौरन ही 450 पे जा चुकी है। 450 पे जाने का मतलब ये है कि ये मोबाइल मेरा चार्जिंग रियल में कर रहा है। ये बीच में इसने स्टॉप किया क्योंकि चार्जिंग का अंदर प्रोसेस होता है। अब देखिए कि इसकी जो चार्जिंग है वो डायरेक्ट 450 पे है। मेरे ख्याल में शायद ये मोबाइल इसी स्टेप पे, मतलब दूसरे स्टेप पर ही रहेगा, तीसरे स्टेप पे नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो फाइनल वैल्यू है वो 2 स्टेप में आए, 3 स्टेप में आए। ये कभी 1 स्टेप में हो जाता है, कभी 2 में और कभी 3 में भी हो जाता है। मैं दोबारा आपको ये दिखाता हूँ। ये मैंने बंद किया, ऑन किया और ये मैंने चार्जिंग पे से लगा दिया। तो ये देखिए कि 88 के करीब वैल्यू आई और दूसरे स्टेप में ये 440 के करीब इसकी वैल्यू पहुंच गई है, ठीक है। ये बीच में इसने ब्रेक किया इसलिए कि इसके अंदर के चार्जिंग का प्रोसेस होता है और उसके बाद दोबारा चार्जिंग स्टार्ट होती है तो 440 के करीब वैल्यू आ गई। ये बंद हालत में इसकी चार्जिंग हो गई, ठीक है। 2 स्टेप इसने लिए और चार्जिंग इसने दिखा दी। मैं अगर इसे भी ऑन कर दूँ और उसके बाद मैं आपको साथ में ये दूसरा मोबाइल भी दिखा देता हूँ। अच्छा, इसे मैंने लगाया चार्जिंग पे तो ये कोई वैल्यू यहाँ नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब हमारा मोबाइल चार्जिंग नहीं कर रहा है। अब इस सूरत में अब यहाँ पर 2 चीज़ें, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा, यहाँ पर भी कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा, इंडिकेट नहीं कर रहा। लेकिन अगर यहाँ इंडिकेट करे तो भी और इंडिकेट ना करे तो भी ये एम्पेयर नहीं ले रहा, तो इसका मतलब ये कि चार्जिंग बिल्कुल नहीं कर रहा। ऐसी सूरत में हो सकता है कि इसका जैक खराब हो, तो आपको इसका जैक बदली करना चाहिए, ठीक है। अगर जैक बिल्कुल काम नहीं कर रहा, जैक कैसे चेक करेंगे? ऐसे भी पॉसिबल है कि आप इस तरह लगाएं और इसे ऐसे चार्जिंग पे लगा दें, ठीक है। और चार्जिंग पे लगाने के बाद मल्टीमीटर को आप 20 वोल्ट पे सेट करें, ठीक है। और इस तरह से आप इसके माइनस प्लस प्रोब लगा के आप इसकी वैल्यू चेक कर लें। जैसे मैं यहाँ लगा रहा हूँ तो यहाँ ये दिखा रहा है कि यहाँ पर कोई वोल्टेज मुझे शो नहीं कर रहा, ये मीटर में कोई वोल्टेज नहीं आ रहा। इसका मतलब कि हो सकता है कि ये जैक फाल्टी हो और यहाँ पर करंट नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका जैक जो है पहले से जंग आलूद लग रहा है, तो इस वजह से बोल रहा हूँ कि हो सकता है जैक में फॉल्ट हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। कभी जैक में फॉल्ट होता है और कभी ऐसा होता है कि जैक आपका क्लियर होता है लेकिन चार्जिंग आईसी करंट लेने के बाद आगे बैटरी टर्मिनल पर करंट नहीं देती है। तो ऐसी सूरत में ये हो सकता है कि अंदर मोबाइल में कोई फॉल्ट हो, ठीक है। तो अगर आप इसे थोड़ा सा हिला जुला कर देखेंगे तो ये अभी भी कोई वोल्टेज नहीं दे रहा, तो हो सकता है कि इसके जैक में कोई फॉल्ट हो। या मैं एक काम और करता हूँ कि मैं केबल बदली करके ट्राई कर लेता हूँ। तो मेरे पास एक दूसरी भी केबल लगी हुई है और ये मैंने लगाया, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, इसमें हल्का सा पेट्रोल लगा लेता हूँ। ये मैंने पेट्रोल लगाया, ठीक है। और अब मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या आप कुछ वोल्टेज दिखा रहा है। हाँ बिल्कुल, अब ये वोल्टेज दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि एक तो मैंने पेट्रोल लगाया या थिनर लगाया, उससे फ़र्क पड़ सकता है। दूसरा है कि मैंने केबल चेंज की है, तो हो सकता है कि किसी केबल पे ये चार्ज दिखा रहा हो और किसी केबल पे चार्ज ना दिखा रहा हो। अब ये यहाँ पर 4.2 वोल्ट का करंट दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका मोबाइल का जो चार्जिंग का प्रोसेस है वो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसमें लगाऊँ बैटरी, ये मैंने बैटरी लगाई और अब दोबारा से मैं इसे यहाँ चार्जिंग पर लगाता हूँ, तो अब ये देखिए यहाँ पर अब ये मुझे यहाँ भी ये चार्जिंग इंडिकेशन ये दिखाना चाह रहा है, अभी शायद दिखाएगा। और बिल्कुल इसने ये चार्जिंग इंडिकेशन स्टार्ट कर दी है, चार्जिंग ये स्टेटस दिखा रहा है कि चार्ज मोबाइल हो रहा है। और साथ में अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ मेरे पास तकरीबन 515 के करीब की वैल्यू आ रही है, 500 सवा 500 के करीब की मेरे पास वैल्यू आ रही है मिली एम्पेयर की। इसका मतलब क्या है कि मेरा मोबाइल चार्जिंग बिल्कुल ठीक कर रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि किसी केबल पे कर रहा है, किसी पे नहीं कर रहा। तो ये आपकी प्रॉब्लम जो है 99% जो प्रॉब्लम है वो आपकी चार्जिंग जैक से हो सकती है। आप चार्जिंग जैक चेंज करेंगे, 100% चार्जिंग जैक चेंज करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपका काम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैंने आपको बता दिया, मैं इसको एक दफ़ा ऑन करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन आपको चार्जिंग के इन मामलात को समझना बिल्कुल बेहतरीन, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा और कभी भी आप इंशाल्लाह चार्जिंग को समझने में आप मार नहीं खाएंगे। अब मैंने इसको ऑन कर लिया और अब मैं दोबारा से केबल कनेक्ट करता हूँ और ये देख रहा हूँ कि यहाँ भी चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है लेकिन बैटरी नॉट फुली चार्ज लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब है कि जैक में इशू है, पक्का हो गया, कंफर्म हो गया। और अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ भी मेरे पास ये 515 के करीब वैल्यू मिली एम्पेयर में दिखा रहा है। अगर मैं इसे डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करूँ तो देखिए कि ये फ़ौरन ही मतलब 515 के करीब मिली एम्पेयर की वैल्यू दिखा रहा है, मतलब पहले ही स्टेप में। तो जो इसका पहला स्टेप था वो असल में इसने इतनी तेज़ी में किया है कवर कि वो यहाँ दिखा नहीं रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि पहला स्टेप होता ही नहीं होता है, लेकिन वो फ़ौरन दिखा के क्लियर करके स्किप करके आगे चला जाता है, तो हमें वो नज़र नहीं आता, ठीक है। तो ये मैंने मोबाइल 2-3 लगा दिए और आपको मैंने यहाँ चेक करा दिया। अच्छा, अब मैं ज़्यादा कीपैड पे नहीं करूँगा, अब मैं थोड़ा सा आपको स्मार्टफोन के बारे में बता दूँ और कीपैड मोबाइल को मैं साइड पे कर देता हूँ और अब मैं चला जाता हूँ स्मार्टफोन पे। ये मेरे पास स्मार्टफोन है और ये इस वक्त ऑन है। अगर मैं इसे चार्जिंग पे लगाता हूँ तो अब मुझे ये देखना है कि क्या मेरा जो स्मार्टफोन है वो चार्जिंग कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर चार्जिंग
यहाँ पर दिखा रहा है लेकिन मिली एम्पेयर नहीं ले रहा, तो वो सही चार्जिंग होगी या फिर फेक चार्जिंग होगी, वो मुझे चेक करना है। तो ये मैंने इसे चार्जिंग पे लगाया और यहाँ ये तकरीबन 800 850 के करीब मिली एम्पेयर की वैल्यू ले रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मेरा मोबाइल जो है वो सही और प्रॉपर तरीके से चार्जिंग कर रहा है। हो सकता है थोड़ी सी स्पीड कम हो इसकी, लेकिन ये चार्जिंग सही कर रहा है। ठीक है, ये हो गया इसका चार्जिंग का। कीपैड मोबाइल में आपकी जो चार्जिंग होगी, जिसे आप रियल चार्जिंग कह सकते हैं, वो 400 से 600 मिली एम्पेयर के दरमियान होनी चाहिए। लेकिन स्मार्टफोन में अगर आपकी चार्जिंग 600 से ऊपर है, 900 950 मिली एम्पेयर तक, तो वो आपकी चार्जिंग मुनासिब है। 600 से अगर ऊपर है 800 850 तक, तो वो आपकी चार्जिंग हो रही है, लेकिन हो सकता है वो स्लो चार्जिंग हो। लेकिन अगर आपकी चार्जिंग जो है वो 900 मिली एम्पेयर से 1.2 मिली एम्पेयर 1.3 मिली एम्पेयर तक जाती है, तो इसका मतलब है कि वो आपकी अच्छी मुनासिब चार्जिंग है। हाँ, अगर वो चार्जिंग आपकी 1.5 मिली एम्पेयर से 1.5 एम्पेयर से 2 एम्पेयर तक जाती है, तो वो फास्ट चार्जिंग हो सकती है। ठीक है, अच्छा मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये मेरे पास मोबाइल है, ये ओप्पो का, और ये मैंने दोबारा चार्जिंग पे लगाया और ये मैंने दिखा दिया कि ये तकरीबन 850 मिली एम्पेयर ले रहा है। अगर ये 600 मिली एम्पेयर से कम ले रहा है या 500 मिली एम्पेयर से कम ले रहा है, तो वो फेक चार्जिंग हो सकती है, क्योंकि वो जो 300-400 मिली एम्पेयर या 500 मिली एम्पेयर भी लेता है, तो इसके अंदर के इंटरनल सर्किट का भी कुछ करंट होता है जो कंज्यूम कर रहा होता है, लेकिन वो बैटरी में करंट पूरा प्रॉपर नहीं जा रहा होता, तो वो फेक चार्जिंग की तरफ वो आपको काउंट करना चाहिए और वो सही रियल चार्जिंग नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक और दिखा दूँ। अब ये मेरे पास एक मोबाइल है टेक्नो का कैमोन, और ये टाइप सी है। ये मेरे पास टाइप सी के चार्जिंग का एक मोबाइल है टेक्नो, और इस पे मैं लगाता हूँ। अच्छा, इस मोबाइल में प्रॉब्लम क्या है? इसका जो डिस्प्ले है वो ख़राब है। इसका डिस्प्ले ख़राब है। ये मोबाइल चार्जिंग को या बिल्कुल किसी भी चीज़ को डिस्प्ले नहीं करता। अब ऐसे मोबाइल को जिसका डिस्प्ले ख़राब और आपको चार्जिंग नज़र नहीं आ रही है, ऐसे मोबाइल को अगर आप चार्जिंग पे लगाएं, तो आप उसकी चार्जिंग को या उसके ऑन होने को आप यहाँ चेक कर सकते हैं। ये मैंने इसे चार्जिंग पे लगाया और ये देखिए कि तकरीबन 470 के करीब मिली एम्पेयर से इसने स्टार्ट किया और ये चार्जिंग ले रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये फ़ौरन चला गया, तकरीबन 900 950 मिली एम्पेयर की वैल्यू तक जा चुका है। इसका मतलब ये कि ये वाकई में चार्ज कर रहा है, लेकिन डिस्प्ले में यहाँ नहीं दिखा रहा है। ठीक है, अच्छा ये जो मोबाइल है, अगर आपका मोबाइल फास्ट चार्जिंग को सपोर्टेड हो, तो वो थर्ड स्टेप में चार्जिंग को इंक्रीज भी कर सकता है। वो 1.5 एम्पेयर तक या 2 एम्पेयर तक भी जा सकता है। ठीक है, अच्छा मैं इसको अगर आपको दिखाऊं, तो ये मेरे पास चार्जिंग अभी दिखा रहा है तकरीबन 600-700 एम्पेयर, 500-600 एम्पेयर दिखा रहा है। और मैं इसे हटा के थोड़ा सा ये अच्छी फास्ट केबल को जो है मेरे पास, मैं इसे चेक करके देखता हूँ। ये आपके पास अगर केबल वीक हो, अच्छी क्वालिटी की ना हो, तो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। ये केबल वाइट वाली मेरे पास थोड़ी सी पुरानी केबल है, हो सकता है इसकी वजह से प्रॉब्लम कर रहा हो, तो मैं ये थोड़ी सी अच्छी वाली केबल, जेन्युइन केबल मैं इसमें लगा के चेक कर लेता हूँ। ये मैंने लगाया और वैल्यू अगर आप यहाँ देखें अब, तो ये वही 470 के करीब किसने वैल्यू से स्टार्ट किया। डिस्प्ले में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन उसके बाद देखिए कि फ़ौरन ये 190 तकरीबन 2 एम्पेयर तक इसका करंट जा चुका है। इसका मतलब क्या है कि मोबाइल हमारा ना सिर्फ प्रॉपर चार्जिंग ले रहा है, इससे ये भी कंफर्म हो गया कि मोबाइल हमारा ऑन है। मोबाइल हमारा बिल्कुल ऑन है, डिस्प्ले ख़राब है और साथ में मोबाइल हमारा प्रॉपर चार्जिंग भी ले रहा है, और ये भी पता चल गया कि ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्टेड भी है और फास्ट चार्जिंग ले भी रहा है। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें मुझे यहाँ पर पता चल गई। तो आपको बंद मोबाइल को कैसे चेक करना है, इस पर इंशाल्लाह हम तफसीली वीडियो बाद में बना लेंगे कि बंद मोबाइल को कैसे चेक करना है कि वो ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और डेड मोबाइल को कैसे चेक करते हैं। फिलहाल हम सिर्फ चार्जिंग को चेक कर रहे हैं कि चार्जिंग फेक है या फास्ट चार्जिंग है या नॉर्मल चार्जिंग है या चार्जिंग बिल्कुल नहीं है। ये 3-4 चीज़ें कि चार्जिंग बिल्कुल नहीं कर रहा, या चार्जिंग कर रहा है लेकिन फेक चार्जिंग है, या फिर चार्जिंग कर रहा है लेकिन स्लो चार्जिंग है, या फिर चार्जिंग कर रहा है और वो अच्छी मुनासिब नॉर्मल चार्जिंग कर रहा है, या फिर पाँचवीं बात यह है कि वो फास्ट चार्जिंग कर रहा है। ये 4-5 चीज़ें हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैं आपको ये 2 मोबाइल मेरे स्मार्टफोन के हो गए जिनको मैंने चेक किया। अगर मैं आपको ये दिखा दूं, तो ये मेरे पास एक माइक्रो USB चार्जिंग है। मैं अगर इसे लगाता हूं, तो इसकी चार्जिंग में देख रहा हूं यहाँ पर ये स्टार्ट हुई है, 2 मिली एम्पेयर दिखा रहा है। इसका मतलब कि हमारा जैक तो अपना काम कर रहा है, लेकिन आगे कोई फॉल्ट है, ये चार्जिंग बिल्कुल भी नहीं ले रहा है। अगर ये 0 मिली एम्पेयर पे खड़ा रहता तो मैं कहता कि हो सकता है कि जैक में फॉल्ट हो, लेकिन ये थोड़ा सा आगे जाता है, उसके बाद चार्जिंग बिल्कुल वो कर देता है। मैं बल्कि केबल एक दफ़ा चेंज करके ट्राई कर लेता हूँ। ये मैंने केबल चेंज की इसकी, मैं इसमें पेट्रोल भी लगा लेता हूँ। हो सकता है कि जैक में कचरा, कार्बन जंग वगैरह हो, उसकी वजह से ये सही प्रॉपर चेक नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये मैं इसे दोबारा से मैंने लगाया। अब आप देखें कि यहाँ मैंने चार्जर कनेक्ट कर दिया, लेकिन ये बिल्कुल 0 मिली एम्पेयर पे दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कि मुझे इसके अंदर मोबाइल के हार्डवेयर का इशू पता चल रहा है। ये भी हो सकता है कि जैक खराब हो, बिल्कुल मिसिंग कर रहा, उठा के छोड़ो। ये भी हो सकता है कि इसके अंदर कोई फॉल्ट हो, लेकिन ये मोबाइल इस वक्त चार्जिंग बिल्कुल भी नहीं कर रहा, बिल्कुल भी चार्जिंग नहीं कर रहा। चार्जिंग इसकी कंफर्म होगी कि ये मोबाइल चार्जिंग नहीं कर रहा है। बाकी अब ये डेड है या नहीं है और इसके अंदर क्या फॉल्ट है, वो अलग वीडियो में हम गुफ्तगू कर लेंगे। फिलहाल हमने बस इतना समझना है कि अगर यहाँ पर कोई भी एम्पेयर नहीं दिखा रहा, तो इसका मतलब ये है कि हमारा मोबाइल चार्जिंग नहीं कर रहा।
अच्छा, ये मैं आपको दिखा दूँ, एक मेरे पास मोबाइल है। अच्छा, इसका डिस्प्ले लगाना है, अभी तक मैंने इसकी चार्जिंग चेक नहीं किया, मैं इसे भी लगा के चेक कर लेता हूँ। तो ये मैंने चार्जिंग पे लगाया और ये फ़ौरन ही थोड़ी देर में दूसरे स्टेप में 1 एम्पीयर पे चला गया, जिसका मतलब क्या है कि मोबाइल हमारा ना सिर्फ ऑन है बल्कि ये प्रॉपर चार्जिंग भी ले रहा है और 1 एम्पीयर की चार्जिंग ले रहा है। मतलब नॉर्मल चार्जिंग ये ले रहा है, ये फास्ट चार्जिंग नहीं है, लेकिन स्लो चार्जिंग भी नहीं है और फेक चार्जिंग भी नहीं है, ये चार्जिंग ले रहा है। सिर्फ ये कि डिस्प्ले पे नज़र कुछ नहीं आ रहा क्योंकि डिस्प्ले इसका डैमेज है, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट मेरे पास पीस है और मैं ये भी दिखा देता हूँ कि इसको ये ऑन है बिल्कुल, और ये मैंने चार्जिंग पे लगाया और ये भी 1 एम्पीयर पे चला गया। इसका मतलब क्या है कि ये मोबाइल हमारा बिल्कुल सही और प्रॉपर चार्जिंग कर रहा है। और अभी तो मोबाइल ऑन है, अगर मोबाइल ऑफ होता तो मैं उसके ज़रिए से ये भी चेक कर सकता था कि हमारा मोबाइल ऑन भी है या नहीं है और चार्जिंग कैसी कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा, या फिर वो फेक चार्जिंग कर रहा है, या स्लो चार्जिंग कर रहा है, या नॉर्मल चार्जिंग कर रहा है, या फास्ट चार्जिंग कर रहा है। तो इस मोबाइल को मैंने चेक किया तो इस मोबाइल में जो वैल्यू आ रही है वो नॉर्मल चार्जिंग की आ रही है। ये भी पता चल गया कि चार्जिंग कर रहा है और ये पता चल गया कि ये स्लो चार्जिंग नहीं है, ये नॉर्मल चार्जिंग है और फास्ट चार्जिंग भी नहीं है, ठीक है जी। तो इस वीडियो में आपको समझाने का मकसद यह था कि आप अपने मोबाइल में चार्जिंग चेक कर लें कि कभी भी आपके पास अगर ये इशू आता है कि मोबाइल चार्जिंग नहीं कर रहा तो वो क्या इशू हो सकता है, और अगर वो चार्जिंग कर रहा है लेकिन दिखा रहा है चार्जिंग बढ़ा नहीं रहा, जिसे फेक चार्जिंग कहा जाता है, तो अगर ऐसी कोई सूरत है तो आप उसे कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि वाकई में वो फेक चार्जिंग कर रहा है या रियल चार्जिंग कर रहा है। यहाँ पे मैं आपको एक एहतियात की बात बता दूं कि आप कभी भी केबल्स वगैरह जो इस्तेमाल करें वो ओरिजिनल इस्तेमाल करें और अच्छी क्वालिटी के इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आपके जो टूल हैं, केबल्स हैं, अगर ये ही ख़राब होंगी, कमज़ोर होंगी, वीक होंगी और अच्छी क्वालिटी की नहीं होंगी या ओरिजिनल नहीं होंगी, कचरा कार्बन जंग लगा होगा, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो हो सकता है कि वो मिसलीडिंग वैल्यू हो और आप मोबाइल में फॉल्ट समझेंगे, हालांकि वो फॉल्ट आपकी केबल की वजह से था। इसी वजह से मैंने 2-3 केबलें यहाँ पर कनेक्ट की हुई हैं। टाइप सी की भी मेरे पास 2 केबलें कनेक्टेड हैं, ठीक है, और माइक्रो की भी मेरे पास 2 केबलें कनेक्टेड हैं, जिससे मैं सही तौर पर अंदाज़ा कर सकता हूँ कि मेरे मोबाइल में चार्जिंग हो रही है या नहीं हो रही, नंबर 1। नंबर 2, अगर हो रही है तो वो स्लो चार्जिंग हो रही है या नॉर्मल चार्जिंग हो रही है या फास्ट चार्जिंग हो रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं अच्छी तरह से चेक कर सकता हूँ। तो यहाँ पर लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास ये मोबाइल रिपेयरिंग की ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी जाती है और फिजिकल ट्रेनिंग भी होती है। अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहें तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। कराची स्मार्ट स्किल्स ट्रेनिंग सेंटर, पुरानी सब्जी मंडी, कराची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे मोबाइल में जो कनेक्शन होते हैं हम उनको कैसे चेक करेंगे कि वो कनेक्शन सही है या ख़राब है। ये मैं बात पहले समझा चुका हूँ कि कनेक्शन वो मेन ट्रैक है जिसके ज़रिए से आपका पूरा मोबाइल जो है वो आगे फंक्शन करता है। मैं ये भी बता चुका हूँ कि आपके मोबाइल में टोटल 3 चीज़ें हैं। एक कंट्रोल सिस्टम है जिसमें आईसीज़ होती हैं, आपके ट्रांजिस्टर होते हैं या कोई भी कंट्रोल करने वाला एक कंपोनेंट होता है, और दूसरा वो कंपोनेंट होता है जिसको आईसी वगैरह कंट्रोल करती है। जैसे आपके पास माइक है, आपके पास ईयरपीस है, लाउड स्पीकर है, लाइट है, डिस्प्ले है, ये वो कंपोनेंट है जिनको आईसीज़ वगैरह कंट्रोल करती हैं। तो तीसरी चीज़ होती है इन दोनों के दरमियान का ट्रैक, जिसके ज़रिए से उस कंट्रोलर सिस्टम का या उस कंट्रोल करने वाले कंपोनेंट का ऑर्डर या सिग्नल या डेटा उस फंक्शनल कंपोनेंट तक पहुंचता है। तो ये जो बीच के कनेक्शन होते हैं इन्हीं के ज़रिए से सारा मोबाइल आगे प्रोसेस करता है, ऑर्डर आगे जाते हैं, सिग्नल आगे जाते हैं या डेटा आगे जाता है, पास होता है। अगर ये कनेक्शन ख़राब हो जाए तो आपका मोबाइल फंक्शन करना छोड़ देगा। अब वो जो कनेक्शन होते हैं वो सही हैं, ख़राब हैं, शॉर्ट हैं, डैमेज है, उनको कैसे चेक किया जाएगा मैं उस पर बात करूंगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि आपके मोबाइल में, जैसे कि मैं पहले भी बात कर चुका हूं दूसरी वीडियोस में, आपके मोबाइल में 2 तरह के कनेक्शन होते हैं। एक कनेक्शन आपके पास होता है ग्राउंड का जो माइनस का काम करता है, और एक कनेक्शन होता है प्लस का। और आपके मोबाइल में जितने भी कंपोनेंट लगे होते हैं उनको कम से कम 2 कनेक्शन ज़रूर चाहिए होते हैं, एक माइनस का और एक प्लस का। तो माइनस का कनेक्शन तो आपको मिल जाता है ग्राउंड से, लेकिन प्लस का कनेक्शन आपको उस कंट्रोलर आईसी से डायरेक्ट अलग से देना पड़ता है। तो इस तरह से हर कंपोनेंट को कम से कम एक प्लस का कनेक्शन अलग से उस कंट्रोल से मिलता है जिसके ज़रिए से ऑर्डर आगे जाते हैं, और एक माइनस का कनेक्शन होता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपके ग्राउंड के कनेक्शन होते हैं, माइनस के कनेक्शन होते हैं, वो कभी भी ख़राब नहीं होते, उसमें कोई रिस्क नहीं होता है। आपके जो कनेक्शन ख़राब होते हैं वो सिर्फ प्लस के कनेक्शन ख़राब होते हैं। अच्छा, अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा कनेक्शन प्लस है, कौन सा ग्राउंड है, और क्या इसके अलावा भी कोई सूरत है? तो जी बिल्कुल, एक सूरत और होती है कि आपका कनेक्शन जो है वो NC हो, यानी नॉट कनेक्टेड हो, वहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आती है। अब उसका तरीकाकार क्या होगा, आपने मल्टीमीटर को रखना है ओहम मोड पे या बजर मोड पे भी रख सकते हैं, लेकिन बजर मोड पे कुछ मीटर जो है वो वैल्यूज़ बताते हैं प्लस वगैरह की, और कुछ नहीं बताते, सिर्फ कंटिन्यूटी बताते हैं। तो मेरे पास जो मल्टीमीटर है ये UT33D प्लस है। इसके अंदर क्या है कि अगर आपको ग्राउंड का कनेक्शन चेक करना है, प्लस का चेक करना है, कोई भी कनेक्शन चेक करना है, तो आप इसे ओहम रेंज पे रखेंगे, 200K पे रख लें, 20 मेगा पे रख लें, या 20K पे रख लें। तो मैं रखता हूँ 200K पे, तो इसकी रेंज ज़्यादा होती है, थोड़ी सी बेहतर होती है, तो ये सारे कनेक्शन को अमूमन जो है वो कवर कर लेता है। तो मैंने इसे 200K पे रखा। अच्छा, अब क्या करना है, 200K पे रखने के बाद मेरे पास ये 2 प्रोब हैं। अगर मैं इनको आपस में मिलाऊँ
तो देखिएगा यहाँ 0 0 की वैल्यू आ जाएगी। ये मैंने लगाया और ये 0 0 की वैल्यू आ गई। 0 0 की वैल्यू आने का मतलब ये है कि ये दोनों कनेक्शन आपस में टच कर गए, आपस में मिल गए, ये एक ही कनेक्शन बन गया, ठीक है। और अगर यहाँ पर मिलाने के बाद भी OL की वैल्यू रहती है तो इसका मतलब है कि आपस में कनेक्शन नहीं मिले। अभी तो ये मैंने मिलाया तो ये 0 0 हो गया क्योंकि आपस में मिल गया। लेकिन अगर मैं एक कनेक्शन यहाँ पर प्रोब लगाऊं और एक यहाँ पर लगाऊं, अगर तो हो जाए 0 0, जैसे मैं यहाँ लगाता हूँ ये 0 0 हो गया। अब यहाँ पर देखने में फिजिकल कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन मैंने एक प्रोब यहाँ लगाई और एक प्रोब यहाँ लगाई और ये 0 0 आ गया। इसका मतलब ये कि ये आपस में कहीं ना कहीं से मिला हुआ है बोर्ड के अंदर से, ठीक है। अब जब भी आपको 0 0 की वैल्यू मिलेगी तो ये इस बात का इसका मतलब ये होगा कि ये कनेक्शन एक ही है। और अब आपने क्या करना है कि आपने ये जो रेड वाली प्रोब है इसको आपने लगाना है ग्राउंड पे। ग्राउंड क्या होता है, आपकी बॉडी का जो भी एरिया होता है, बॉडी का जो मेटल का एरिया होता है वो आपका ग्राउंड का एरिया होता है। जैसे यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं, ये बॉडी है, मेटल है, तो ये भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, ये भी जो इसके साथ मिला होगा वो ग्राउंड होगा। अगर मैं आपको दूसरे सर्किट में दिखाऊं, ये ग्राउंड है, ग्राउंड है, ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, सही है। इसके अलावा ये भी ग्राउंड हो सकता है, ये भी ग्राउंड हो सकता है। सारे बोर्ड्स में ये जो एरिया होता है ना मेटल का, शील्ड का, बॉडी का, ये तो पक्का ग्राउंड होता है। अब आपने करना क्या है, आपने जब किसी भी कनेक्शन को चेक करना होता है, जैसे ये मेरे पास कुछ कनेक्शंस हैं, 1 2 3 4 5 मेरे पास कनेक्शन है, ठीक है। और इन कनेक्शंस को चेक करना है कि इनमें से कौन सा प्लस है, कौन सा ग्राउंड है, कौन सा NC है। तो मैं कैसे चेक करूंगा, मैं अपनी रेड प्रोब को रखूंगा ग्राउंड पे, सही। और ग्राउंड पे रखने के बाद यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, एक ही बात है। जो ब्लैक प्रोब है, इस प्रोब से इस वायर से मैं चेक करूंगा उस पॉइंट को जिसको मैं चेक करना चाह रहा हूँ। तो मैंने अगर यहाँ रखूँ तो यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज आ रही हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू जब भी आएगी ना ग्राउंड से, तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाला कनेक्शन और ये वाला कनेक्शन एक नहीं है, आपस में कनेक्शन डायरेक्ट नहीं है। इसमें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है जो इस बात की अलामत है कि ये प्लस का कनेक्शन है, ठीक है। मैंने बताया कि अगर यहाँ मिलाऊं और यहाँ मिलाऊं और 0 0 आ जाए तो फिर कनेक्शन एक ही होगा। एक का मतलब कि अगर ये ग्राउंड है तो फिर ये भी ग्राउंड होगा, ठीक है। अगर मैं इनमें से देखूँ तो कहाँ आ रही है वैल्यू 0 0 की, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, सारे प्लस हैं। और यहाँ देखो तो यहाँ देखो, ये देखिए यहाँ मैंने लगाया तो ये यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 0 की वैल्यू आ रही है। अगर मैं मल्टीमीटर को ऊपर लेके जाऊँ तो भी यहाँ 0 0 की वैल्यू आएगी। देखिए 0 0 की वैल्यू आ रही है, जो इस बात की अलामत है कि यहाँ और यहाँ कंटिन्यूटी है, मतलब एक ही कनेक्शन है जो यहाँ और यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपने रेड प्रोब को ग्राउंड पे लगाया और ब्लैक प्रोब से किसी कंपोनेंट को आपने टच किया और वैल्यू आ गई 0 0 की, तो इसका मतलब है कि वो भी ग्राउंड है। अब ये कनेक्शन भी ग्राउंड बनेगा, सही। मैं वापस इसे 200 के पे रखता हूँ। और अगर आपके पास वैल्यू 0 0 की नहीं आ रही, बल्कि 0 0 से ऊपर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, मतलब 10 20 50 100 1000 लाख 10 लाख, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है ओहम की, तो वो कनेक्शन आपका प्लस का कनेक्शन होगा। अच्छा, अब यहाँ पर इतना समझना आपके लिए, बेसिक लोगों के लिए काफ़ी है कि कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आए तो वो प्लस का कनेक्शन है और वो कनेक्शन आपका 99% 100% आपका कनेक्शन बिल्कुल सही है, कनेक्शन ख़राब नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लगाया तो यहाँ 0 0 की वैल्यू आ गई और यहाँ लगाया तो यहाँ कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। 200 के पे रखने के बाद यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, ठीक है, जो इस बात की अलामत है कि ये जो कनेक्शन है ये प्लस का है, ये ग्राउंड है और ये प्लस है, ठीक है। अच्छा, अब मैं बाकी कनेक्शंस को चेक करूँ, ये भी मेरा प्लस का कनेक्शन है, ये भी प्लस का कनेक्शन है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, ठीक है। इसके अलावा आपके जितने भी कनेक्टर कंपोनेंट हैं, इनके अंदर जितने भी कनेक्शन है, आप इन सब कनेक्शंस को चेक कर सकते हैं कि वो प्लस है या ग्राउंड है। अब यहाँ पर आपके लिए चेक करना मुश्किल हो जाएगा। मेरे पास माइक्रोस्कोप होता है, जब भी मुझे काम करना होता है तो मैं इस तरह के बारीक काम को, माइक्रो काम को मैं माइक्रोस्कोप में देखता हूँ, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, आपके लिए मुश्किल होगा। तो अगर आप मैग्नीफायर ग्लास वगैरह या मैग्नीफायर लैंप इस्तेमाल कर लें तो भी आपका गुजारा चल जाता है और जूम इन करके आप इन कनेक्शंस को जूम हालत में देख के अच्छे अंदाज में इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये बात तो क्लियर हो गई कि ग्राउंड का कनेक्शन कौन सा होता है, प्लस का कनेक्शन कौन सा होता है, और ये भी पता चल गया कि प्लस का कनेक्शन होना काफ़ी है। हम ये बात कर रहे हैं कि प्लस का कनेक्शन ही ख़राब होता है, ग्राउंड के कनेक्शन को चेक करने की अमूमन आपको ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। जब भी खराब होता है प्लस का कनेक्शन खराब होता है, प्लस का कनेक्शन प्लस ही होना चाहिए। अगर वो ग्राउंड हो गया है तो भी वो ख़राब है और अगर वो NC हो गया तो भी वो ख़राब है। अब NC क्या होता है, NC का मतलब ये है कि आपने किसी कनेक्शन को चेक किया और कोई वैल्यू नहीं आ रही, मतलब अभी OL लिखा हुआ है और यहाँ पर मैं लगाऊँ और फिर भी OL ही लिखा रहे, तो इसका मतलब कि ये NC कनेक्शन है। इतना तो कंफर्म हो गया कि ये कनेक्शन अगर OL की वैल्यू आ रही है तो ये कनेक्शन NC होगा। अब आपको ये भी पता चल गया कि ग्राउंड को कैसे चेक करना है, ग्राउंड का कैसे पता चलेगा, आपको ये भी पता चल गया कि प्लस का कनेक्शन कौन सा होगा और आपको ये भी पता चल गया कि NC कौन सा होगा। अगर मैंने एक प्रोब लगाई ग्राउंड पे और दूसरी ब्लैक प्रोब से मैंने कनेक्शन को चेक किया और वैल्यू आ गई हमारे मल्टीमीटर में 0 0 की, तो वो कनेक्शन ग्राउंड है। अगर कोई वैल्यू नहीं आई, OL लिखा हुआ है और OL ही लिखा रहा लगाने के बाद भी, तो वो कनेक्शन NC यानी नॉट कनेक्टेड है। और अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई 0 0 से ऊपर, प्लस में कोई भी वैल्यू आ गई, तो वो कनेक्शन प्लस का है। इतनी बात क्लियर। अब जब आपको पता चल गया कि अगर प्लस का कनेक्शन प्लस की वैल्यू दे रहा है तो सही है, अगर प्लस का कनेक्शन प्लस की वैल्यू नहीं दे रहा बल्कि वो ग्राउंड की वैल्यू दे रहा है या NC की वैल्यू दे रहा है, तो वो खराब है। अब सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कनेक्शन प्लस का होना चाहिए।
फिर ही हम चेक करेंगे ना कि वो प्लस की वैल्यू दे रहा है तो हम उसे कहेंगे सही है, अगर वो प्लस की वैल्यू नहीं दे रहा तो वो ख़राब है। अब ये जो बात है इसके चेक करने के दो तरीके। एक तरीका तो ये है कि आपको किसी भी कनेक्शन को चेक करना है, आपको लग रहा है जैसे स्पीकर के दो कनेक्शन होते हैं और उसके दोनों कनेक्शन प्लस होने चाहिए, आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। एयरपीस में दो कनेक्शन होते हैं और वो प्लस होने चाहिए, आपको पहले से पता होना चाहिए। अगर स्पीकर के दो कनेक्शन है और दोनों प्लस होने चाहिए लेकिन उनमें से कोई एक ग्राउंड की वैल्यू दे रहा है तो आप कह देंगे खराब है। अगर कोई एनसी की वैल्यू दे रहा है तो आप कह देंगे खराब है, ठीक है। और ये भी मैं बता चुका हूं कि अगर प्लस का कनेक्शन ग्राउंड की वैल्यू दे रहा है तो वो शॉर्ट है ग्राउंड के साथ, और अगर वो एनसी की वैल्यू दे रहा है मतलब कोई वैल्यू नहीं दे रहा तो वो कनेक्शन आपका डैमेज होगा और आपने उसे फाइंड आउट करके ट्रेस करके आपने उसे रिपेयर करना है और वहां कंटिन्यूटी बनानी है, तब वो कनेक्शन दोबारा से प्लस का बन जाएगा और अपना काम शुरू कर देगा। सही। अब जब ये पता चल चुका कि प्लस का कनेक्शन आपको ढूंढना है तो अब वो मैं बता चुका हूँ कि कैसे ढूंढना है। तो एक तो ये है कि आप उस कनेक्शन को चेक करें, अगर वो प्लस की वैल्यू दे रहा है सही है तो ठीक है। अगर वो प्लस की वैल्यू नहीं दे रहा और ग्राउंड की वैल्यू दे रहा है या एनसी की वैल्यू दे रहा है और वो कंपोनेंट काम नहीं कर रहा, अगर तो प्लस की वैल्यू दे रहा है मतलब स्पीकर के दो कनेक्शन और आपको नहीं पता कि प्लस होना चाहिए नहीं होना चाहिए और आपने चेक किया प्लस की वैल्यू दे रहा तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन अगर वो प्लस की वैल्यू नहीं दे रहा, वो ग्राउंड की वैल्यू दे रहा है और वो एनसी की वैल्यू दे रहा है और आपको ये नहीं पता कि ये होना क्या चाहिए, अगर आपको नहीं पता तो फिर एक तरीका यह है कि अगर आपके पास सेम वही बोर्ड दूसरा पड़ा है, स्मार्टफोन है या कीपैड मोबाइल है, आपके पास एक सर्किट है जिसको आपने चेक करना है और सेम उसी तरह का सर्किट अगर आपके पास दूसरा पड़ा है तो आप उस सर्किट से चेक कर सकते हो कि उसके अंदर वो कनेक्शन क्या वैल्यू दे रहे हैं। अगर उस कनेक्शन दूसरे बोर्ड में अगर वही कनेक्शन प्लस की वैल्यू दे रहा है लेकिन इस बोर्ड में जिस पर आपने काम करना है इसमें ग्राउंड की वैल्यू दे रहा है या एनसी की वैल्यू दे रहा है तो आप समझ जाएंगे कि कनेक्शन प्लस होना चाहिए लेकिन यहाँ पर ये खराब होने की वजह से सही प्लस की वैल्यू नहीं दे रहा। एक तरीका तो ये कि आपके पास दूसरा बोर्ड होना चाहिए, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आपके पास स्कीमेटिक अगर बोर्ड है, स्कीमेटिक टूल है जैसे बोर्नियो है या इस तरह के और बहुत सारे स्कीमेटिक टूल मिल जाते हैं तो उसके अंदर आपको सारे जो कनेक्शंस होते हैं उनका आपको बोर्नियो वगैरह में बाकी टूल्स में आपको सारे कनेक्शन का पता चल जाता है कि कौन सा आपका कनेक्शन प्लस होना चाहिए और किस में क्या वैल्यू आनी चाहिए वो भी आपको पता सब में चल जाता है। तीसरा तरीका ये है कि आप गूगल में जाके गूगल क्रोम में जाके सर्च कर लें, जैसे अगर आपको एयरपीस के कनेक्शन ढूंढने तो आप एयरपीस के कनेक्शन पर गूगल में सर्च कर लें, आप मोबाइल लिख दें इन्फिनिक्स नोट 7 एयरपीस कनेक्शन, इन्फिनिक्स नोट 7 चार्जिंग जैक कनेक्शन, चार्जिंग पोर्ट कनेक्शन, आप डिस्प्ले कनेक्शन लिख दें, डिस्प्ले कनेक्टर लिख दें तो आपको बहुत सारी वीडियोस या तस्वीरें आपको मिल जाएंगी गूगल क्रोम में जो आपको बता देंगी कि कोई भी कनेक्शन प्लस होना चाहिए या प्लस नहीं होना चाहिए। तो जब आप किसी दूसरे बोर्ड से या स्कीमेटिक टूल से या गूगल क्रोम से ये कंफर्म कर लें कि वो कनेक्शन आपका प्लस होना चाहिए जिस पर आपने काम करना है लेकिन वो प्लस नहीं है, वो या तो ग्राउंड की वैल्यू दे रहा है यानी शॉर्ट है या वो एनसी की वैल्यू दे रहा है यानी डैमेज है, तो अब आपने उस पर काम करना है। और अगर वो प्लस का कनेक्शन होना चाहिए और प्लस की ही वैल्यू दे रहा है तो इसका मतलब है कि कनेक्शन आपका सही है। अब जब आपका कनेक्शन भी सही है और आपका जो फंक्शनल कंपोनेंट है जिसने आगे काम करना है वो भी सही है लेकिन फिर भी फंक्शन काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि पीछे जो कंट्रोलर आईसी होगी या कंट्रोल सिस्टम होगा फिर उसमें फॉल्ट होगा, फिर आपने उस पर जाकर काम करना है। तो इस वीडियो में मैंने आपको कनेक्शंस के बारे में बताया कि कनेक्शन कितनी किस्म के हैं। मैंने बता दिया कि एक प्लस का कनेक्शन होगा, एक ग्राउंड का कनेक्शन होगा। प्लस के कनेक्शन पर आपके ग्राउंड की या यूं कह लो कि जीआर की वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। दो तरह के कनेक्शन है और ये भी मैंने बता दिया कि कोई भी कनेक्शन अगर ग्राउंड है तो मल्टीमीटर आपको 00 की वैल्यू देगा और अगर बजर मोड पे होगा तो वो बीप भी साथ में बजाएगा, ठीक है। और बेहतर है कि आप ओहम मोड पे रखें ताकि अगर वो प्लस का कनेक्शन हो तो वह न्यूमेरिकल कोई भी वैल्यू आएगी जो प्लस की सूरत में होगी, किसी भी प्लस नंबर में होगी, 00 से ऊपर होगी, 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 तो वो प्लस की वैल्यू है। और अगर कोई वैल्यू नहीं आ रही तो वो एनसी कनेक्शन है, ठीक है। ये बात भी क्लियर होगी। अच्छा, मैं साथ में ये भी बता चुका हूँ कि वैल्यू क्या आ रही है, इस बात को छोड़ दे, ये याद रखना बहुत मुश्किल होता है कि वैल्यू 300 ओम आनी चाहिए, 3000 ओम आनी चाहिए, 3 लाख ओम आनी चाहिए, 10,000 ओम आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, इसको छोड़ दें। ये याद रखना इतना आसान नहीं है। तो जब आप काम करते जाओगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद ही समझ आ जाएगी। बस आपने इतना याद रखना है कि वो प्लस का वैल्यू प्लस की आ रही है या ग्राउंड की आ रही है या वो वैल्यू आ रही है एनसी की। अब अगर प्लस का कनेक्शन ही होना चाहिए लेकिन उसमें प्लस की वैल्यू नहीं आ रही तो आप समझ जाएंगे कि कनेक्शन खराब है, अब आपने उसे रिपेयर करना है। और मैं ये बता चुका हूं कि प्लस में अगर ग्राउंड की वैल्यू आ रही है तो कनेक्शन आपका शॉर्ट है, अगर एनसी की वैल्यू आ रही है तो कनेक्शन आपका डैमेज है, अब आपने उसको रिपेयर करना है, सही है। और ये भी बता चुका हूं कि आपने किसी भी कनेक्शन को चेक कैसे करना है कि वो प्लस होना चाहिए या नहीं, तो उसके मैंने आपको 3 सोर्स बताए। नंबर 1 ये कि आपके पास अल्टरनेट सर्किट पीसीबी बोर्ड होना चाहिए, आप वहां से चेक कर सकते हैं। अगर दूसरे बोर्ड में उस स्पेसिफिक कनेक्शन की जो वैल्यू है वो प्लस की है लेकिन आपके बोर्ड में जिसमें आपने काम करना है उसमें वैल्यू प्लस की नहीं है तो आप समझ जाए खराब है, अब आपने उसको रिपेयर करना है। दूसरा तरीका, आपके पास कोई भी स्कीमेटिक टूल होना चाहिए, वहां से आपको पता चल जाएगा। तीसरे नंबर पे आप गूगल सर्च पे जाके उस कनेक्शन को चेक कर सकते हैं कि प्लस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये आज की क्लास में मैंने कनेक्शंस के बारे में तफसीली गुफ्तगू आपको समझा दी, बता दी। अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो आपको आगे बहुत सारी चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसके अलावा मैं कंपोनेंट की डिटेल पर काफ़ी वीडियो 2-3 वीडियो बना चुका हूँ। कंपोनेंट क्या होते हैं, कंपोनेंट की कितनी किस्में हैं, कंपोनेंट को हमने कब रिप्लेस करना होता है, क्यों रिप्लेस करना होता है, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। और मैं मोबाइल की चार्जिंग पे वीडियो बना चुका हूँ,
बहुत सारे और टॉपिक पर वीडियो बना चुका हूँ, शॉर्टेज पर वीडियो बना चुका हूँ। आप उन वीडियोज़ को देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको देखेंगे कि आपको और भी बहुत सारी वीडियोस मेरी तरफ से इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। तो आप इस वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मोबाइल रिपेयरिंग के अंदर आपको डीप नॉलेज मिलती रहे, आपको चीप लेवल की नॉलेज मिलती रहे और आपको काम करना बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप एक मोबाइल मैकेनिक हैं और आपकी एक शॉप है और आपके पास मोबाइल बनने के लिए आते हैं। तो जिस तरह आपके पास स्मार्टफोन बनने के लिए आते होंगे, सेम इसी तरह आपके पास कीपैड मोबाइल भी बनने के लिए आते होंगे। ये मेरे पास कुछ कीपैड मोबाइल के सर्किट रखे हुए हैं और कुछ स्मार्टफोन के सर्किट रखे हुए हैं, ठीक है। जब आप इनको रिपेयर करते हैं तो रिपेयर करते हुए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो आज मैं आपको 4 बातों के बारे में बताऊँगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके मोबाइल में कंपोनेंट क्या होता है। नंबर 2, कंपोनेंट की कितनी कैटेगरी है। नंबर 3, कंपोनेंट को कब रिप्लेस किया जाता है, क्यों तब्दील किया जाता है और उसको चेक कैसे किया जाता है। और नंबर 4 पे कंपोनेंट को रिप्लेस या तब्दील करने का सही तरीकाकार क्या हो सकता है। तो इन 4 बातों पे आज मैं बात करूँगा, ठीक है। सबसे पहली बात है कि कंपोनेंट होता क्या है। वैसे तो आपके स्मार्टफोन में या कीपैड मोबाइल में मेरे हिसाब से जो भी पुर्जा लगा हुआ है, जो भी एक पार्ट लगा हुआ है, वो कंपोनेंट है। क्योंकि कंपोनेंट का मतलब ही पुर्जा होता है, कोई एक पार्ट होता है और मुख्तलिफ पार्ट से मिलकर आपके कोई एक प्रोडक्ट तैयार होती है। भले वो मोबाइल हो, भले कोई और मशीन हो, दुनिया की कोई भी मशीन हो, वो मुख्तलिफ कंपोनेंट से मिलकर बनती है। उसके हर पुर्जे को कंपोनेंट कहा जाता है। लेकिन मैंने बहुत सारे मैकेनिक हजरात को सुना है, वो सिर्फ रजिस्टर्स को, कैपेसिटर को, डायोड्स वगैरह को कंपोनेंट कहते हैं, आईसी को बिल्कुल अलग कर देते हैं। तो ये सब की अपनी अपनी एक सोच की बात है, अपनी अपनी इस तरह की बात है। लेकिन आपको समझना चाहिए कि मैकेनिक लोगों के यहाँ कंपोनेंट किसको कहा जाता है। मेरे हिसाब से आपके मोबाइल के अंदर जितने भी पुर्जे लगे हुए होते हैं, भले वो सिम का जैक है, भले वो बैटरी टर्मिनल है, भले वो मेमोरी कार्ड का जैक है, भले वो कोई आईसी है, भले वो रजिस्टर है, वो डायोड है, वो कैपेसिटर है, कोई भी चीज़ है वो एक कंपोनेंट है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो भी चीज़ कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट की कितनी तरह की कैटेगरी हो सकती है। तो मोटी मोटी 2 कैटेगरी हैं जिनको मैं आज एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा और उसके बाद हम मजीद आगे चलते हैं। तो दूसरा हमारा सवाल यह है कि कंपोनेंट की कैटेगरी या कंपोनेंट की अकसाम कितनी है। तो कंपोनेंट की नॉर्मल जो बड़ी अकसाम है वो 2 हैं। एक है कनेक्टर कंपोनेंट और एक है मॉडिफायर कंपोनेंट। ये इस तरह सब लोगों के पास नहीं होती है, कुछ इसे इस्तेमाल करते हैं, कुछ नहीं इस्तेमाल करते। लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि हमारे नज़दीक मॉडिफायर कंपोनेंट कौन से होते हैं और कनेक्टर कंपोनेंट कौन से होते हैं। वो कंपोनेंट जो मोबाइल के अंदर सिर्फ कनेक्शन का काम करते हैं, इसके अलावा उनका अपना कोई काम नहीं होता। उनको जो वैल्यू मिलती है वो सेम वही वैल्यू आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगर करंट की वैल्यू हो तो जितने वोल्टेज हो, जितने आ रहे हैं वो सेम उसी तरह आगे ट्रांसफ़र कर देंगे। वो कुछ भी मॉडिफाई नहीं करते। अगर उनको कुछ सिग्नल्स मिल रहे हों, अगर उनको कुछ फिल्ट्रेशन मिल रही, कुछ भी मिल रहा है, सिग्नल मिल रहे हैं, करंट मिल रहा है, वोल्टेज मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, जितना मिलेगा सेम उसी तरह एज इट इज़ वो आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं, पास कर देते हैं। वो उसमें कुछ भी तब्दीली नहीं करते। उनको हम कहते हैं कनेक्टर कंपोनेंट। जैसे आपके पास बैटरी टर्मिनल होता है, आपके पास सिम का जैक होता है, आपके पास कैमरे का कनेक्टर होता है, आपके पास चार्जिंग का जैक होता है। कीपैड मोबाइल हो या स्मार्टफोन हो, इन सब के अंदर जो कंपोनेंट सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन का काम करते हैं ना, वो आप उनको सिंपल सादा लफ्ज़ों में बिल्कुल कनेक्टर कंपोनेंट कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो ये मेरे पास एक जैक लगा हुआ है LCD का, ये साथ में बैटरी टर्मिनल लगा हुआ है, ये हैंड फ्री का जैक लगा हुआ है। इधर मैं आपको दिखाऊं और यहाँ से आपको दोबारा ये बैटरी टर्मिनल नज़र आ रहा है और ये सिम का जैक और साथ में मेमोरी कार्ड का जैक भी है। ये कीपैड, ये स्मार्टफोन मैंने आपको दिखा दिया। यह स्मार्टफोन है जिसके अंदर ये आपका सिम का जैक है, ये कैमरा कनेक्टर है, ये भी कैमरा कनेक्टर है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी वो कंपोनेंट हैं जो सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन का काम करते हैं, वो किसी भी करंट को, किसी भी वैल्यू को, किसी भी सिग्नल को वो मॉडिफाई नहीं करते, तब्दील नहीं करते, कम ज़्यादा नहीं करते, उनको आप कनेक्टर कंपोनेंट कह सकते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे वो कंपोनेंट होते हैं जिनको हम मॉडिफायर कंपोनेंट कह सकते हैं। मॉडिफायर कंपोनेंट का काम क्या होता है, वो आपके करंट को, आपके सिग्नल को जितना मिलता है सेम उसी तरह वो आगे पास नहीं करते, बल्कि उसमें कुछ ना कुछ तब्दीली करते हैं। या तो करंट होता है तो उसे कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं, कुछ ना कुछ तब्दीली करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, स्टोरेज करते हैं। तो उन कंपोनेंट को हम कहते हैं मॉडिफायर कंपोनेंट। जैसे आपका कैपेसिटर है, कैपेसिटर का क्या काम होता है, कैपेसिटर का काम होता है आपके मोबाइल के अंदर आने वाले करंट को या तो वो फिल्टर करता है या करंट को स्टोर करता है। इसी तरह जो आपका रजिस्टर है, जो आपके आईसीज हैं, जो आपके डायोड हैं, जो आपके थर्मिस्टर हैं, इन सब का काम क्या होता है, इन सब का काम होता है आपके मोबाइल के अंदर आने वाली वैल्यूज़ को वो मॉडिफाई करके ज़रूरत के हिसाब से वो आगे पास करते हैं। तो ये होते हैं हमारे पास मॉडिफायर कंपोनेंट, ठीक है। अब हमारे पास 2 बातों का जवाब आ गया कि कंपोनेंट क्या है। तो मैंने बताया कि हर वो पुर्जा जो आपके मोबाइल के अंदर इस्तेमाल हो रहा है वो एक कंपोनेंट है और सारे कंपोनेंट से मिलकर एक आपकी डिवाइस तैयार होती है, सही। नंबर 2 पे कंपोनेंट की दो बड़ी बड़ी किस्में हैं।
नंबर 2 पे कंपोनेंट की दो बड़ी बड़ी किस्में हैं। नंबर 1 है कनेक्टर कंपोनेंट, जिनका अपना कोई काम नहीं होता, वो सिर्फ कनेक्शन का काम करते हैं। जो वैल्यू उनको मिलती है सेम वही वैल्यू वो आगे ट्रांसफर कर देते हैं और कुछ भी तब्दीली नहीं करते। मैंने मिसाल के तौर पे आपको बताया बैटरी टर्मिनल होता है, इसी तरह आपके पास सिम जैक होता है, मेमोरी कार्ड का जैक होता है, हैंड फ्री का जैक होता है, इस तरह और बहुत सारे कंपोनेंट हैं। कैमरा के आपके कनेक्टर वगैरह हो गए, एलसीडी के कनेक्टर हो गए, ठीक है। अगर आप बात करें मॉडिफायर कंपोनेंट की, तो जैसे आपके पास माइक है, आपके पास कैपेसिटर्स हैं, आपके पास आईसीज हैं, आपके पास डायोड्स हैं, आपके पास रजिस्टर हैं, आपके पास इसी तरह आपके पास कोई भी और कंपोनेंट या ऊपर लाइट लगी हुई है, इन सब का काम क्या होता है कि जो चीज़ इनको मिलती है ये सेम वही चीज़ आगे पास नहीं करते, बल्कि उसके ज़रिए से कोई नई चीज़, नई वैल्यू वो पैदा करके, जनरेट करके वो आगे पास करते हैं, आगे ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो ये दो बातें होगी। अब तीसरी बात, हम इन कंपोनेंट को रिप्लेस क्यों करते हैं, कब करते हैं? तो याद रखिएगा कि जब भी हमने कभी भी किसी कंपोनेंट को रिप्लेस करना होता है तो उससे पहले हम चेक करते हैं। चेक क्या करते हैं? हमारे पास एक फॉल्ट आया, जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास फॉल्ट आ गया चार्जिंग का, तो सबसे पहले तो हमने इस बात का ध्यान रखना है कि जो फॉल्ट आया हमने उसी सेक्शन में रहते हुए फॉल्ट को चेक करना है, टेस्ट करना है, फिर जहां फॉल्ट हो हमने वहां जाकर अपना काम करना है और फॉल्ट को रिमूव करना है, सही है। अब मिसाल के तौर पर आपके पास एक चार्जिंग का जैक लगा हुआ है। अब ये जो चार्जिंग का जैक होता है, ये जो चार्जिंग का जैक होता है, इसका काम क्या है? ये कनेक्टर कंपोनेंट है, इसका काम है करंट लेकर एज इट इज आगे ये ट्रांसफर कर देगा, ये उसमें कुछ भी मॉडिफाई नहीं करेगा, कुछ भी तब्दीली नहीं करेगा। अब ये जो करंट आगे जाएगा ये कुछ कैपेसिटर से, कुछ रजिस्टर से, डायोड से, पीएमआईसी वगैरह से, मुख्तलिफ आईसीओं से होता हुआ ये बैटरी तक पहुंचता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है? सबसे पहले तो हम उस कंपोनेंट को चेक करते हैं कि क्या वो कंपोनेंट खराब तो नहीं है। अब अगर चार्जिंग का इशू है तो हम चार्जिंग के जैक को चेक करेंगे, अगर सिम नहीं उठा रहा तो हम सिम के जैक को चेक करेंगे, अगर मेमोरी कार्ड नहीं उठा रहा तो मेमोरी कार्ड को चेक करेंगे, अगर मोबाइल ऑन नहीं हो रहा तो हम बैटरी टर्मिनल को चेक कर सकते हैं, अगर कैमरे का इशू है तो हम कैमरा के जो कनेक्टर होगा उसको हम चेक कर सकते हैं। मतलब कोई भी कंपोनेंट हमारा खराब है तो सबसे पहले हम उस कंपोनेंट को चेक करेंगे और उसके कनेक्शंस को चेक करेंगे। तो अगर कंपोनेंट में फॉल्ट है तो हम कंपोनेंट को तब्दील कर देंगे, जैसे स्पीकर में फॉल्ट है तो हम स्पीकर को चेंज करेंगे। लेकिन अगर फॉल्ट स्पीकर में नहीं है, उसके कनेक्शन में है, तो हम अब स्पीकर को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कनेक्शन में पीछे करंट ही नहीं आ रहा, पीछे कोई वैल्यू ही नहीं आ रही, ऐसी सूरत में मैं स्पीकर 50 चेंज कर दूं, जब उस स्पीकर को पीछे से कोई वैल्यू ही नहीं मिल रही, कोई करंट ही नहीं मिल रहा, तो स्पीकर खुद क्या करेगा? स्पीकर तो पहले वाला भी सही था, सेम इसी तरह आपका माइक है, आपका ईयरपीस है, आपकी आईसीज हैं, आपके बाकी कंपोनेंट हैं। तो हर कंपोनेंट तभी काम करता है जब उसे पीछे से कोई वैल्यू मिलती है, कोई कंट्रोल सिस्टम उसका कायम होता है, तब वो कंपोनेंट अपना काम करता है, सही है। अच्छा, अब उन कंपोनेंट को कैसे चेक करेंगे ये मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं, अभी सिर्फ मैं इतना बता रहा हूं कि आपने सबसे पहले कंपोनेंट को चेक करना होता है। तो मैं आपको जो कनेक्टर कंपोनेंट है उनका बता देता हूं नॉर्मल तरीके से, कि जैसे बैटरी टर्मिनल को आपने चेक करना है तो इसके लिए आपको किसी साइंस की जरूरत नहीं, आप सीधा सीधा देखें कि उसकी जो पिनें हैं क्या वो बिल्कुल सही है। जो भी पिनें हैं, जैसे यहाँ पर बैटरी टर्मिनल में मेरे पास 4 पिन नजर आ रही हैं, तो अगर इसमें चारों की चारों पिन सही हैं तो इसका मतलब बैटरी टर्मिनल हमारा फिलहाल देखने में सही लग रहा है। सिम जैक का इशू है तो हम सिम जैक के कनेक्शन को, इसकी पिनों को चेक करेंगे, मेमोरी कार्ड की पिनों को चेक करेंगे। तो अगर आपका कैमरे का कनेक्टर है, आपके एलसीडी का कनेक्टर है, सिम जैक का कनेक्टर है, बैटरी टर्मिनल है, या कोई भी कनेक्टर है, अगर उसमें फॉल्ट हो तो आप देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी पिनें टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है, उसकी पिनें दबी हुई तो नहीं है, उसकी पिनें टूटी हुई तो नहीं है। अगर पिनें टूटी हुई हैं, दबी हुई हैं, कचरा, जंग, कार्बन लगा हुआ है, खराब हो रही हैं, डैमेज हो रही हैं, तो इस सूरत में जब तक आप उस कनेक्टर को चेंज नहीं करेंगे तब तक आप आगे काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक तो हो गए हमारे वो कंपोनेंट जिनको कनेक्टर कंपोनेंट कहा जाता है, तो कनेक्टर कंपोनेंट को आपने इस तरह से चेक करना होता है। अगर वो खराब हो तो आपने उनको रिप्लेस करना होता है या उसको रिपेयर करना होता है, ठीक है। नंबर 2 पे ये जो कनेक्टर कंपोनेंट है ना, आप डायरेक्ट इनकी कनेक्शन की वैल्यूज को भी चेक कर सकते हैं और इन पे जो वैल्यू इनके कनेक्शंस भी आनी चाहिए ना। कनेक्शन का क्या मतलब है कि जब मैं मिसाल के तौर पे ये मेरे पास सिम का जैक है, जब मैं इसे निकालूंगा तो सेम यही कनेक्शन मेरे सर्किट के अंदर भी होंगे जहां पर मेरा ये सिम का जैक लगेगा। तो वो जो मेरे सर्किट के अंदर कनेक्शन है, वो जो सर्किट के अंदर कनेक्शन है, अगर वो सही है तो फिर मेरा सिम का जैक भी काम सही करेगा। अगर वो खराब है तो मेरा सिम का जैक सही होने के बावजूद भी काम नहीं कर सकेगा, क्योंकि इस कनेक्टर का काम सिर्फ कनेक्शन बनाना है। अगर नीचे के कनेक्शन सर्किट के हमारे सिम जैक के कनेक्शन को पूरी वैल्यू नहीं दे रहे, कनेक्शन बहाल नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है, तो फिर मेरा सिम का कनेक्टर काम नहीं करेगा, या इसी तरह कोई भी कनेक्टर होगा वो काम नहीं करेगा। तो हमें यह भी देखना होगा कि अगर हमारा एक कनेक्टर कंपोनेंट है तो वो खुद कैसा है, उसकी कोई पिन डैमेज ना हो, उसके कनेक्शन जो है वो खराब ना हो, कचरा ना लगा हो, जंग ना लगा हो और दबी हुई ना हो, खराब ना हो। अगर इस तरह है तो आपको उसको रिप्लेस करना होगा। साथ ही साथ आप ये भी चेक कर लें कि उसके जितने भी कनेक्शन है उन पर सही वैल्यूज आ रही हैं या नहीं आ रही। अब उन वैल्यूज को कैसे चेक करना है ये इंशाल्लाह हम और किसी वीडियो में बात करेंगे। दूसरी वीडियोस भी मेरी मौजूद है, वहां पर भी मैंने बताया कि आप किसी भी कंपोनेंट की वैल्यूज को कैसे चेक करते हैं, बैटरी टर्मिनल में कितने कनेक्शन होते हैं और उनमें क्या वैल्यूज आनी चाहिए, सिम जैक में कितने कनेक्शन होते हैं और क्या वैल्यूज आनी चाहिए। इसी तरह बहुत सारे कंपोनेंट हैं जिनके कनेक्शन फिक्स होते हैं और आप उनको इजीली चेक कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे कनेक्टर कंपोनेंट के कनेक्शन ऐसे होते हैं कि जो फिक्स नहीं होते, तो उनकी वैल्यूज को चेक करने के लिए आपको स्कीमेटिक वगैरह का सहारा लेना पड़ता है और आपको दूसरे टूल का सहारा लेना पड़ता है, जिसके जरिए से आपको पता चलता है कि आपके इन कंपोनेंट में क्या क्या वैल्यूज होनी चाहिए।
अब जब ये क्लियर हो गया कि हमने कंपोनेंट को कब रिप्लेस करना है और क्यों रिप्लेस करना है, तो अब हम आगे की बात कर लेते हैं कि रिप्लेस करने का सबसे बेहतरीन और आसान तरीका, सही तरीका क्या हो सकता है। मैं अपनी बात को मुख्तसर करता हूँ, वीडियो लंबी ज़्यादा हो रही है। जब आपको ये कंफर्म हो गया कि मेरा कंपोनेंट खराब है और मुझे उसको रिप्लेस करना है, मैं सर्किट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उस कंपोनेंट की, जैसे इसका बैटरी टर्मिनल है, या इसका सिम का जैक है, या मेमोरी कार्ड का जैक है, या हैंड फ्री का जैक है, या कैमरे का जैक है, या बैटरी टर्मिनल है, या इस तरह का कोई भी कनेक्टर है जिसे आपने रिप्लेस करना है, तो उसको रिप्लेस करने का सही, आसान और बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है। तो ये 4 बातें। पहली बातें क्या थी? नंबर 1 कंपोनेंट क्या है, नंबर 2 कंपोनेंट कितनी किस्म के, नंबर 3 कंपोनेंट को रिप्लेस या तब्दील कब किया जाता है, और नंबर 4 पे रिप्लेस करने का सही और आसान तरीका क्या हो सकता है। मैं इस वीडियो में आपको करके नहीं दिखाऊंगा, बल्कि मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूं। मेरी दूसरी वीडियोस में इसके मैंने तरीके बताए हैं कि आपने स्मार्टफोन्स में जब काम करना है, किसी भी कंपोनेंट को रिप्लेस करना है, तो उसके लिए बेहतरीन तरीके क्या हो सकते हैं, और कीपैड में काम करना है तो क्या तरीके हो सकते हैं, उसमें मैंने प्रैक्टिकल करके भी दिखाया। और मेरी और भी वीडियो साथ में आती रहती हैं जिसमें आपको नजर आ जाएगा कि कंपोनेंट को रिप्लेस करने का बेहतरीन, आसान और अच्छा तरीका क्या हो सकता है। तो अब मैं आपको सिर्फ थियोरेटिकली बता देता हूं कि आपको तब्दील कैसे करना चाहिए। सबसे पहले तो देख लें कि अगर आपके पास है कीपैड मोबाइल, तो कीपैड मोबाइल में आपके लिए सबसे बेहतरीन एडवांटेज ये है कि आपको किसी भी कंपोनेंट को अगर रिप्लेस करना है, कीपैड की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिस तरह हमारे पाकिस्तान में स्मार्टफोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है और इसी तरह मैकेनिक के पास स्मार्टफोन भी बहुत ज़्यादा आते हैं, सेम इसी तरह पाकिस्तान में कीपैड मोबाइल का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा है, और इसी तरह मैकेनिक के पास कीपैड मोबाइल भी बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं। तो जो हमारे बेसिक स्टूडेंट हैं या दोस्त हैं जो बिल्कुल कीपैड मोबाइल पर काम करते हैं, बेसिक लेवल पर काम करते हैं, तो उनको कीपैड मोबाइल पर किस तरह काम करना चाहिए, बेहतरीन तरीके क्या हो सकते हैं, वो इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। कीपैड मोबाइल में काम करने के लिए सबसे बेहतरीन आसान तरीका जो आपको समझना चाहिए वो ये है कि आप किसी भी कंपोनेंट को अगर रिप्लेस करना चाह रहे हैं, चार्जिंग का जैक है, मेमोरी कार्ड का जैक है, हैंड फ्री का जैक है, सिम का जैक है, बैटरी टर्मिनल है, माइक है, कोई भी कंपोनेंट है, या आईसी वगैरह, डायोड्स वगैरह भी आप चेंज करना चाह रहे हैं, तो इसका आसान तरीका एक नॉर्मल क्या हो सकता है, आप देखें कि उस कंपोनेंट के अपोजिट साइड बोर्ड पे कोई दूसरे कंपोनेंट तो नहीं लगे हुए। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ मेरे पास सिम का जैक, चार्जिंग का जैक था, अगर मैं नीचे की साइड देखूँ तो बिल्कुल खाली सर्किट है। सेम इसी तरह मैं सिम का जैक देखूँ तो नीचे बिल्कुल सर्किट है, कोई मजीद कंपोनेंट नहीं लगे हुए, ठीक है। बैटरी टर्मिनल की जगह देखो तो यहाँ कोई कंपोनेंट नहीं लगा हुआ, माइक की जगह देखो तो कोई कंपोनेंट नहीं लगा हुआ। सेम इसी तरह मैं दूसरे मोबाइल में देख लूँ तो ये मेरे पास हैंड फ्री का जैक है, चार्जिंग का जैक है, मेमोरी कार्ड का जैक है, सिम का जैक है, इसी तरह हमारे पास ये आईसीज लगी हुई हैं, सही है, और हमारे पास डायोड, कैपेसिटर्स वगैरह लगे हुए हैं, बहुत सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं। अगर आप इनके अपोजिट साइड बोर्ड से देखें तो बिल्कुल जगह खाली है। तो अगर आप कीपैड पर काम करें ना, तो एक बेहतरीन, आसान, अच्छा तरीका ये हो सकता है कि आप कभी भी इन कंपोनेंट पे डायरेक्ट हीट ना दें, हीट गन के जरिए से आप इन पर डायरेक्ट हीट ना दें। ये ज़्यादा बेहतर है कि आप इनके अपोजिट साइड से हीट दें, ठीक है। अब उसका तरीका क्या हो सकता है, उसका एक नॉर्मल मुनासिब अच्छा तरीका ये हो सकता है, इस कैमरे में आपको नजर नहीं आएगा, मैं दूसरे कैमरे में दिखा देता हूँ कि आप इसे ऐसे सेट करें, ठीक है, ऐसे, और बिल्कुल ऐसी जगह पर रखें टेबल पे कि आप इस बोर्ड को थोड़ा सा आगे करके रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ करके रख सकते हैं। फिर आप यहाँ पर कोई भी वजन रख दें, आप कोई भी वजन रख दें, कोई भी आपके पास चीज़ है आप वो रख दें, जैसे ये मेरे पास एक चीज़ है और ये मैंने रख दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ हिट गन चला के नीचे से हीट देके चार्जिंग जैक को अगर मैं यहाँ से रिप्लेस करूँगा तो ये काम मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। और इसमें क्या होगा कि मेरे ऊपर के कंपोनेंट जो बाकी उसके आसपास के उनके भी खराब होने का चांस कम होगा, और लगाते हुए जिस कंपोनेंट को हम लगा रहे हैं उस कंपोनेंट के भी खराब होने का चांस बहुत कम होगा। तो कभी भी आप कीपैड मोबाइल पर काम करें तो कीपैड मोबाइल में आपके पास एडवांटेजेस ये है कि आप उसके अपोजिट साइड से सर्किट पर आप हीट देकर जब वो ऊपर का कंपोनेंट नरम हो जाए तो आप आराम से उसे उठा सकते हैं, और इसी तरह लगाना हो तो आप नीचे से हीट देकर, अपोजिट साइड से हीट देकर आप उस कंपोनेंट को लगा सकते हैं। लेकिन अगर उस कंपोनेंट के अपोजिट साइड पर भी कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं तो फिर आप वो काम ना करें, फिर आप सीधा उसी साइड से कंपोनेंट को हीट दें और उसे चेक करते रहें, जब वो नरम हो जाए तो फिर आप उसे उठा लें, ठीक है। अच्छा, यहाँ ये ध्यान रखें कि कीपैड मोबाइल में अमूमन जब आप काम करते हैं, अगर आपको इस सेक्शन में काम करना है तो इधर ये आपके पास कीमैट लगा हुआ है, आपने इसको यहाँ से हटा लेना है, क्योंकि अगर आप इसी के ऊपर हिट देंगे तो ये आपका जो, ये देखिए ये मैंने हटा लिया इस तरह से, आप दोबारा लगा दें जब जरूरत पड़े, लेकिन जब आप काम करने लगे तो आप इसको हटा लें, और हटाने के बाद आप नीचे से इसे अपोजिट साइड से हीट दें। हीट देने का मैंने तरीका बता दिया, इस तरह आप रख लें, नीचे से आप इसे हीट दें, और जब आप चेक करते रहेंगे कि कंपोनेंट उसका नरम हो चुका है तब आप उस कंपोनेंट को उठा लें, और सेम इसी तरह आप उसे लगा भी सकते हैं, ठीक है। तो अब ये मैंने आपको कीपैड पर काम करने का तरीका बता दिया, लेकिन जाहिर बात है कि स्मार्टफोन में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि स्मार्टफोन में सर्किट के दोनों ही तरफ बहुत सारे कंपोनेंट लगे हुए होते हैं। ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप स्मार्टफोन में काम करते हैं तो आप दूसरी साइड से, अपोजिट साइड से हीट अमूमन नॉर्मल 99% नहीं दे सकते, आपको डायरेक्ट हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आपके पास जैसे सिम का जैक है, आपके पास कैमरे का टर्मिनल है, कैमरा कनेक्टर है, इसी तरह आपके पास मुख्तलिफ कंपोनेंट और लगे हुए हैं, आपके पास बैटरी टर्मिनल है, आपके पास डायोड है, कैपेसिटर है, आईसीज हैं, तो आपको सेम साइड से ही आपको हीट देनी होती है। अब इसका बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है, आपके पास कोई भी पीसीबी होल्डर है, आप अपने पीसीबी को होल्डर में रखें, ठीक है, और होल्डर में रखने के बाद जो तरीका मुनासिब है इसका, ये मैंने इसे होल्डर में रखा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आप कोई भी अच्छी क्वालिटी का पेस्ट इस्तेमाल करें,
आप मैकेनिक का पेस्ट इस्तेमाल कर लें, ठीक है, आप सनशाइन का पेस्ट इस्तेमाल कर लें, कोई भी पेस्ट आप इस्तेमाल कर लें। जब आप पेस्ट इस्तेमाल करेंगे तो काम करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। किस तरह काम करेंगे? काम आपने इस तरह करना है कि मिसाल के तौर पे आपने बैटरी टर्मिनल को निकालना है, तो आप यहाँ पहले पेस्ट लगा लें, ठीक है। आप हीट को कम रखेंगे और आप एयर को भी कम रखेंगे। नॉर्मल आप जब आप निकालते हैं या लगाते हैं तो मुनासिब मिकदार आपको पता होनी चाहिए। इंशाल्लाह जब हम इस पर प्रैक्टिकली काम करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। जब हम इस पर प्रैक्टिकली काम करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको हीट कितनी रखनी चाहिए और आपको एयर कितनी रखनी चाहिए। लेकिन आपकी एयर भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी एयर ज़्यादा होगी तो कंपोनेंट उड़ के दूर जा सकता है, बाकी कंपोनेंट भी खराब हो सकते हैं, अपनी जगह छोड़ सकते हैं। तो हीट भी आपको मुनासिब जितनी जरूरत उतनी रखनी है और एयर भी रखनी होती है, ठीक है। लेकिन आपने जो फ्लक्स पेस्ट है वो आपने ज़रूरत के हिसाब से यहाँ इस्तेमाल करना है, कम इस्तेमाल नहीं करना। अगर थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है। उससे क्या होगा, एक तो जो आपके प्लास्टिक के कंपोनेंट है वो ख़राब नहीं होते, ठीक है। आपका वो कंपोनेंट भी ख़राब नहीं होगा जिस पर आप काम कर रहे हैं, उसके अतराफ के कंपोनेंट भी ख़राब नहीं होंगे अगर उन पर अच्छी मिकदार में आपका फ्लक्स पेस्ट लगा हुआ होगा, ठीक है। फ्लक्स आप कोई भी अच्छा किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर लें, उसमें कोई हर्ज नहीं। नंबर 2 पे आपने हीट गन को किसी भी एक जगह पे स्टक नहीं रखना है, एक जगह पे रोक के नहीं रखना है, बल्कि आप कोशिश करें कि उसको हल्का फुल्का हिलाते रहें ताकि उसकी हीट किसी एक जगह पे ठहर ना जाए, उस कंपोनेंट को बर्न ना कर दे, जला ना दे। बल्कि आप हीट कोशिश करें कि आप इस अंदाज में आप सर्किट के ऊपर रखेंगे कि आप असल में उस बोर्ड को, सर्किट को गर्म करना चाह रहे हैं, ना कि उस कंपोनेंट को। तो अगर आप हीट गन के हैंडल को हल्का फुल्का मूव करते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका सर्किट गर्म होगा और कंपोनेंट पे ज़्यादा हीट नहीं आएगी। और जैसे आपका सर्किट गर्म होगा आपने साथ में चेक करते रहना है कि वो कंपोनेंट नरम हुआ है या नहीं हुआ। जैसे वो कंपोनेंट नरम होगा आप उस कंपोनेंट को वहाँ से उठा लेंगे। सेम इसी तरह जब आपने लगाना है तो इसी तरह आपने फ्लेक्स पेस्ट इस्तेमाल करना है, आपने पीपीडी इस्तेमाल करना है और सोल्डर पेस्ट, और उसके बाद आपने उस कंपोनेंट को लगा देना है मुनासिब हीट और मुनासिब एयर के साथ। वो प्रैक्टिकली जब हमारी आगे बात आएगी तो हम उसको समझ लेंगे आपको कितनी हीट रखनी चाहिए, कितनी आपको एयर रखनी चाहिए, ठीक है। अभी फिलहाल हमने क्या समझा है, हमने ये समझा है कि आपने स्मार्टफोन में कंपोनेंट कब निकालने हैं, क्यों निकालने हैं और कैसे निकालने हैं, और कीपैड में कैसे निकालने हैं। कीपैड में मैंने बता दिया, कोशिश करें कि अपोजिट साइड से हीट दें और आप कंपोनेंट को चेक करते रहें, जैसे नरम हो जाए आप उसे उठा लें। और स्मार्टफोन में आप सेम साइड से ही हीट देंगे, ठीक है, और आप साथ साथ चेक करते रहेंगे। लेकिन फ्लक्स पेस्ट लगाना जरूरी है। अगर आप फ्लक्स पेस्ट को नहीं लगाएंगे या बिल्कुल कम लगाएंगे तो आपके कंपोनेंट के खराब होने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। जितना आप पेस्ट ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपके कंपोनेंट का खराब होने का चांस कम से कम हो जाएगा। तो आपने सेम साइड से हीट देनी है और हीट गन को एक जगह स्टक नहीं रखना है, बल्कि हल्का फुल्का आप उस पर मूव करते रहेंगे उसके साथ के एरिया को, इस लिहाज से कि वो जो हीट होगी वो आपके उस कंपोनेंट पे स्टक नहीं रहेगी, बल्कि वो आपके सर्किट को गर्म करेगी। और जब सर्किट गर्म होगा तो ये आपका कंपोनेंट ऊपर नरम हो जाएगा, और जब ये नरम हो जाएगा तो फिर आप उसे आराम से वहां से उठा सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में 4 चीज़ों को समझा कि कंपोनेंट क्या होते हैं, कंपोनेंट की मोटी मोटी कितनी अकसाम है, और कंपोनेंट को रिप्लेस या तब्दील कब किया जाता है, और कंपोनेंट को रिप्लेस या तब्दील करने का सही और बेहतरीन आसान तरीका क्या हो सकता है। तो ये इस वीडियो में जो मैंने बताना था मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कोई भी बात नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे नंबर भी चल रहे हैं, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप कोई भी दोस्त ट्रेनिंग लेना चाहे तो ऑनलाइन ट्रेनिंग भी होती है और फिजिकल ट्रेनिंग भी होती है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।